कहानी की शुरुआत होती है नारुमी से, जो कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम पहन करके लगातार सर्कस के पैम्पलेट्स बांट रहा होता है कि तभी एक छोटा सा लड़का एक बड़े से सूटकेस के साथ उससे टकरा जाता है। अब यहाँ पे वो पैम्पलेट मिलने के बाद ये लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे को सर्कस में लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे नारुमी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसको शक होता है कि शायद ये लड़का अपने घर से भाग गया है। लेकिन जब वो लड़का उदास होकर उधर से जाने लगता है तब यहाँ पे नारुमी को कुछ हो जाता है। उसको लगातार सफोकेशन हो रहा होता है और वो यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो यहाँ पे लगातार अजीब हरकतें कर रहा होता है ताकि कोई उसके सामने हंस दे। अब यहाँ पे कई सारे लोग उसकी हरकतें को देख करके उसके आसपास आ तो जाते हैं, लेकिन कोई भी हंसता नहीं है और वो मरने ही वाला था कि तभी यहाँ पे वो छोटा सा लड़का जो उससे पहले टकराया था वो हंस देता है और उसके हंसने की वजह से यहाँ पे इसका सफोकेशन रुक जाता है और नारुमी की जान बच जाती है। लेकिन फिर इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे के आसपास 3 लोग आ जाते हैं और वो यहाँ पे इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। नारुमी ये सब देख लेता है और उसको ये लग रहा होता है कि शायद ये तीनों इस बच्चे का किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत दुखी था। तभी नारुमी यहाँ पे इन तीनों को आकर रोकता है और तीनों से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइटिंग के दौरान वो एक का गर्दन तोड़ देता है तो दूसरे का कंधा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं और ये देखने के बाद यहाँ पे नारुमी की भी फट जाती है। तभी छोटा बच्चा बोलता है कि मैं एक आइडिया देता हूँ, यहाँ से भाग लेते हैं, और नारुमी बोलता है कि तुमने सही कहा। ये दोनों भागते हुए स्टेशन में आ जाते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ लेते हैं कहीं और जाने के लिए। अब ट्रेन में ये लोग बैठते ही हैं कि तभी यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि वो तीनों कौन थे, लेकिन यहाँ पे छोटा बच्चा बोल रहा होता है कि मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए हो। लेकिन यहाँ पे नारुमी इससे पहले कोई और सवाल पूछ पाता, उसको एक और अटैक आ जाता है और वो फिर से सांस नहीं ले पा रहा था। वो छोटे बच्चे को बोलता है कि तुम्हें हंसना होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये लड़का लगातार रो रहा था। तब नारुमी से धमकी देता है कि अगर तुम नहीं हंसे तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तब यहाँ पे छोटे बच्चे को हंसना ही होता है और नारुमी यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद नारुमी अपना नाम बताता है और पूछने लगता है कि वो तीनों कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। फिर यहाँ पे लड़का बोलता है कि मेरा नाम है मासूरू सेगा और जब से मेरे डैड मर गए हैं तब से वो तीनों मेरा पीछा कर रहे हैं। तुमने सेगा ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा ना, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी IT कंपनी है। मेरे डैड उसके CEO थे और उनके मरने के बाद से वो तीनों लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। तब नारुमी बोलता है कि मैंने सही समझा था, तुम एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो और ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तुम्हारे डैड अब मर गए तो वो तीनों तुम्हारे पीछे हैं ताकि उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए। अब देखो, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड मरे कैसे थे। मासूरू यहाँ पे बताने लगता है कि पुलिस वालों ने हमें बताया था कि मेरे डैड का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। ऊपर से सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे डैड के कार में एक पपेट था जो कि उस कार के टायर में फंस गया था। फिर इसके बाद वो अपने दादाजी के बारे में बताने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं जब भी अपने दादाजी से मिला करता था तो मैं देखता था कि उनके रूम में चारों तरफ केवल पपेट्स हैं। इसके अलावा वो ये बात भी हमें बताते थे कि सेगा फैमिली में हर किसी के पास एक ऐसा रूम होता है और ऊपर से सेगा फैमिली का हर एक मेंबर पपेट को बनाना और पपेट को कंट्रोल करना जानता है और इसको बोला जाता है काराकुरी पपेट। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी मेरे को बताई थी कि मेरे बड़े होने से पहले अगर मेरे डैड की मौत हो गई या फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तब उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं सूटकेस को अपने साथ लेकर के भाग जाऊं और फिर आगे चल करके सिरोगाने मेरे पास आएगी मेरी मदद करने के लिए। नारुमी यहाँ पे पूछता है कि सिरोगाने कौन है, लेकिन यहाँ पे मासूरू बोलता है कि मेरे को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस दादाजी ने ये बोला था कि सर्कस के आसपास मेरे को सिरोगाने मिलेगी, यही कारण है कि मैंने तुमसे उधर पे बोला था कि मेरे को सर्कस के पास लेकर के चलो। लेकिन तभी यहाँ पे ट्रेन के अंदर वो आदमी आ जाता है जो कि शुरू से सेगा का पीछा कर रहा था। अब यहाँ पे नारुमी उससे लड़ने तो चला जाता है, लेकिन नारुमी उसको हरा नहीं पाता। अब यहाँ पे नारुमी ये सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके सेगा को यहाँ से कहीं दूर लेके जाना होगा, लेकिन उतनी देर में जो दूसरा आदमी है वो यहाँ पे ट्रेन के आगे आ जाता है। अब ट्रेन की रफ्तार कम तो हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में ये आदमी मारा जाता है और फिर यहाँ पे नारुमी को पता चलता है कि ये आदमी पपेट है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि जिस आदमी से वो लड़ रहा है वो भी एक पपेट ही होगा। अब यहाँ पे ट्रेन तो अपने पटरी से उतर गई थी और सेगा लगातार यहाँ पे नारुमी को बोल रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम स्ट्रांग हो गए, यही कारण है कि मैंने तुम्हारी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी वजह से तुम भी मरोगे, मुझे अकेले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी उसको एक थप्पड़ मार करके ये बोलने लगता है कि देखो, हर एक इंसान जीना चाहता है और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए फाइट करना होगा, और ऊपर से अगर तुम्हें मदद मांगनी है तो मदद मांगो, और ऊपर से जब तक तुम मेरे साथ हो कोशिश करना कि तुम लगातार मुस्कुराते रहो ताकि मैं ना मर जाऊं। इतना बोलने के बाद वो उस पपेट से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रेन रुक जाती है एक जगह पे तब सेगा बाहर आता है और वो देखता है कि उसके सामने एक पपेट है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा है, और उस पपेट को देखने के बाद वो चिल्लाता है सिरोगाने, और तभी एक लड़की वो उसके सामने आ जाती है जो कि उसका सूटकेस लेती है और उसके अंदर से एक पपेट निकालती है और फिर उसके बाद वो सामने वाले पपेट को हरा देती है। इसके बाद वो चली जाती है सेगा के पास और उसको बताने लगती है कि मैं ही सिरोगानी हूँ जिसको तुम्हारे दादा ने हायर किया था ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक अच्छी जिंदगी दी थी और मरने से पहले उन्होंने वादा लिया था कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूं। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी जब बाहर आता है तो वो पूछने लगता है कि सब चल क्या रहा है, और यहाँ पे सेगा जो है नारुमी को देख के खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उसके पास जाना चाहता था, लेकिन बीच में आ जाती है सिरोगाने, वो यहाँ पे तुरंत ही अपने पपेट से हमला कर देती है नारुमी के ऊपर, लेकिन बाद में यहाँ पे सेगा उसको रुकने के लिए बोलता है। तब यहाँ पे लड़की बोलने लगती है कि देखो, मुझे इसके दादा ने हायर किया था ताकि मैं इसकी
की जान बचा सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि मैं वो हूँ जो लगातार सेगा की जान बचा रहा है, और ऊपर से एक बात बताओ कि तुम्हारे पास भी एक पपेट है, तो मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, और अगर तुम्हें सही में सेगा की जान बचाने के लिए रखा गया है तो इतने समय से तुम कहाँ थी। लेकिन यहाँ पे शिरोगाने कुछ भी बोल नहीं पाती और तुरंत ही नारुमी के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे नारुमी भी उसके पपेट से बचते हुए उसके पास चला जाता है हमला करने के लिए, लेकिन बीच में सेगा आ जाता है उन दोनों को रोकने के लिए और उसको चोट लग जाती है। अब ऐसा होने के बाद यहाँ पे शिरोगाने तुरंत ही अपने पपेट को वापस से सूटकेस के अंदर डाल देती है और फिर बोलने लगती है कि मुझे लेकर के जाना होगा मास्टर को किसी सेफ जगह पे। नारुमी यहाँ पे पूछता भी है कि तुम कहाँ जाओगे, लेकिन शिरोगाने उसको कोई जवाब नहीं देती। वो बस इतना बोलने लगती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए, और इतना बोलने के बाद वो उधर से चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे नारुमी बाहर आता है तो देखता है कि ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से कई सारे लोग ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। तब उसको याद आता है कि सेगा की वजह से ये सब हुआ है, और वो सोचने लगता है कि अगर उसने सेगा की मदद नहीं की उसको किसी और जगह पहुंचाने में, तो हो सकता है सेगा के पीछे लगातार ऐसी पपेट्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से शहर में कई सारे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, और उनकी वजह से लोग हंसना छोड़ देंगे, फिर लगातार लोग दुखी रहेंगे, और अगर लोग दुखी रहेंगे तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शिरोगाने लगातार टैक्सी का वेट कर रही होती है और कोई भी टैक्सी उसके लिए रुक नहीं रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है नारुमी ड्रेस चेंज करके, और वो बता रहा होता है कि एक तो आज संडे है और ऊपर से जिस तरीके का तुमने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसको देखने के बाद तो कोई भी टैक्सी वाला तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला। एक काम करो, मैं इस शहर को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरी जान पहचान में डॉक्टर है, उसके पास हम चलते हैं और वहाँ जाकर के हम सेगा का इलाज करवा देंगे। मुझे पता है कि अभी भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, लेकिन याद रखना कि सेगा की हालत तुम्हारी वजह से है, इसलिए मेरे पीछे चलो। फिर इसके बाद ये लोग क्लिनिक में आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर इलाज भी कर देते हैं सेगा का। फिर इसके बाद यहाँ पे शिरोगाने नारुमी से पूछ रही होती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे नारुमी बस इतना बोल रहा होता है कि मैं ये तुम दोनों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ। और फिर इतना बोलने के बाद नारुमी यहाँ पे अपने डिजीज के बारे में भी बताने वाला था शिरोगाने को, लेकिन तभी वो लोग विंडो के पास देखते हैं कि एक आदमी अपने पपेट के साथ खड़ा है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो आदमी बोलने लगता है कि तुमने पिछली बार तो मेरे सारे पपेट्स को हरा दिया था, लेकिन इस बार जिस पपेट को मैं लेकर के आया हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इतना जब वो बोल ही रहा होता है तब यहाँ पे नारुमी उससे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने हायर किया है और तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन यहाँ पे आदमी कुछ भी नहीं बताता और डायरेक्ट हमला कर देता है शिरोगाने पे। तब यहाँ पे शिरोगाने भी अपने पपेट को ले आती है और फिर उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जो आदमी था ये बहुत कॉन्फिडेंट था अपने पपेट को लेकर के, क्योंकि उसकी पपेट की रफ्तार भी ज्यादा थी और उसका पपेट दिखने में बहुत बड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे शिरोगाने अपने पपेट से बहुत ही आराम से इस दूसरे पपेट के हथियार को रोक लेती है। ये देखने के बाद तो ये आदमी भी डर जाता है और उसको बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इतनी छोटी सी हाइट होने के बावजूद भी पपेट मेरे पपेट का हथियार रोक सकता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे शिरोगाने उसका हथियार तोड़ देती है और फिर वो डायरेक्ट उसका सिर ही पकड़ लेती है। ये देखने के बाद यहाँ पे आदमी अपने पपेट को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि शिरोगाने उसको कहीं जाने नहीं देती और फिर वो अपने पपेट को कई बार घुमाने लगती है और फिर वो दूसरे पपेट को आराम से हरा देती है। अब यहाँ पे इसका पपेट तो हार जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सेगा पकड़ा जाता है, क्योंकि जब ये सब लोग लड़ने में यहाँ पे बिजी थे तब पीछे से 3 लोग आकर के सेगा को पकड़ लेते हैं और तीनों यहाँ पे चाकू के दम पे ये बोल रहे होते हैं कि सेगा को हमारे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पे जो आदमी था बाहर खड़ा वो इनके साथ मिला हुआ था, तो वो यहाँ पे अपने आदमी को बोल रहा होता है कि एक काम करो उस बच्चे को मार दो। लेकिन इससे पहले ऐसा हो पाता है यहाँ पे नारुमी आकर के उन तीनों को हरा देता है और फिर ये आदमी अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो देखता है कि रूम में काफी सारी चीजें बिखरी हुई हैं और कुछ चीजें तो टूट गई हैं। ये सब देखने के बाद डॉक्टर पूछ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर यहाँ पे सेगा रोते हुए बता रहा होता है कि पहले तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और फिर आपके रूम का हालत भी मेरी वजह से हुआ है, और वो बोल रहा होता है लगातार कि मेरी वजह से लगता है हर कोई मुसीबत में आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी उसको बोल रहा होता है कि पहली बात तो ये कि रोना बंद करो और जल्दी हंसो। लेकिन यहाँ पे सेगा ये बात बोलता है कि मैं ऐसी हालत में हंस कैसे सकता हूँ, लेकिन नारुमी उसको लगातार हंसने के लिए बोल रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं हंसोगे तो मैं मर जाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे नारुमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वो लगातार सेगा को हंसने के लिए बोल रहा होता है, तो ये चीज देखने का डॉक्टर समझ जाता है कि यहाँ पे नारुमी को सोनोफा डिजीज हो गया है। ये सुनने के बाद यहाँ पे शिरोगाने सेगा का हाथ धुलाने लगती है और बोल रही होती है कि उसके पास मत जाना, नहीं तो डिजीज तुम्हें भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये डिजीज ऐसे नहीं फैलता। और फिर इतना बोलने के बाद डॉक्टर बता रहे होते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि आदमी अगर किसी और आदमी को देख ले जो कि रो रहा है या फिर किसी मुसीबत में है, तो उस आदमी को एंग्जाइटी अटैक होने लगेगा। ना केवल इतना बल्कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अगर वो चाहता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो तो उसे कैसे भी करके अपने सामने वाले आदमी को हंसाना होगा। अब यहाँ पे नारुमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, तो यहाँ पे सेगा बोलता है तुम किसी ऐसे आदमी को देख लो ना जो ऑलरेडी हंस रहा हो। लेकिन यहाँ पे नारुमी बताता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, मुझे कैसे भी करके किसी इंसान को हंसाना होगा। अब इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे इन दोनों को लगातार अजीब हरकतें करके दिखा रहा होता है ताकि ये दोनों हंस दे, लेकिन यहाँ पे कोई हंसता ही नहीं। तब यहाँ पे नारुमी बोलता है कि तुम लोग बेकार हो। इतना बोलने के बाद वो बाहर चला जाता है किसी और को हंसाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सेगा भी उसके पीछे जाने वाला था। तब यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो अपनी हालत पे। लेकिन यहाँ पे सेगा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, उस आदमी ने मेरी मदद की है और मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे नारुमी एक स्टोर में आ जाता है ताकि वो लोगों
को हंसा सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और यही कारण है कि अपने पेन की वजह से वो यहाँ पे किसी को हंसा नहीं पाता, उल्टा वो सबको डरा रहा होता है। तब स्टोर के अंदर सिरोगाने आकर के उसके सर पे टपली मार करके उसको बताने लगती है कि देखो तुम यहाँ पे किसी को हंसा नहीं रहे हो, उल्टा तुम यहाँ पे सबको डरा रहे हो। और ये बात यहाँ पे नारुमी को भी पता चल जाती है। लेकिन फिर इसके बाद सिरोगाने उसके सिर पे एक और बार टपली मारती है और फिर इस बार नारुमी गुस्सा हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे स्टोर के अंदर उनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग सर्कस में काम करते हैं, क्योंकि सिरोगाने का ड्रेस बहुत ही अजीब था और इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख यहाँ पे हर कोई हंसने लगता है। तब जाकर के यहाँ पे नारुमी की जान बच जाती है। फिर इसके बाद नारुमी इन दोनों को ले आता है अपने घर पे, जहाँ पे सिरोगाने इन दोनों के लिए खाना बनाती है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे नारुमी सेगा से मिलता है तो पूछने लगता है कि तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है क्या। तो यहाँ पे सेगा बताता है कि देखो मैं सेगा फैमिली के अंदर केवल 3 साल पहले ही आया हूँ और मुझे अपने किसी भी रिलेटिव के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लोग मेरी माँ को मिस्ट्रेस बुलाया करते थे। अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पे नारुमी भी थोड़ा सा हैरान था। फिर इसके बाद यहाँ पे सेगा पूरी कहानी बताते हुए बोलने लगता है कि मैं अपनी माँ के साथ अलग रहा करता था, लेकिन मेरी माँ की मौत के बाद अचानक से एक दिन एक घर पे एक लॉयर आता है जो कि बताता है कि अब से मैं सेगा फैमिली का एक हिस्सा हूँ और फिर उसके बाद से ही मैं सेगा फैमिली में शामिल हो गया। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनकी प्रॉपर्टी में, मुझे बस अपनी माँ के लिए एक अच्छा ग्रेव बनाना है, क्योंकि मेरी माँ के मौत के बाद मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उनके लिए एक अच्छा ग्रेव बना सकूं। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी को रोना आ जाता है, लेकिन वो मासूरो के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उल्टा घूम जाता है। फिर उसके बाद जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं मासूरो को तो अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि दिखाती तो है कि इसको सेगा की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और ऊपर से तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिरोगाने इसका असली नाम नहीं है। लेकिन फिर खाना खा लेने के बाद यहाँ पे नारुमी चला जाता है थोड़ी देर अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे आ जाता है मासूरो और उससे पूछने लगता है कि तुमने ये कहाँ सीखा। तो नारुमी बताता है कि मैंने चाइना में सीखा था। और फिर इसके बाद नारुमी उसको 1-2 ट्रिक्स करके भी दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मासूरो बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग होता तो मुझे डेथ से डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे नारुमी बोलता है कि देखो मौत से हर किसी को डर लगता है। मैं भी जब उन पपेट्स और बुरे लोगों से लड़ रहा था तब डर मुझे भी लग रहा था, यहाँ तक कि जब बचपन में मैं भी छोटा था तब मुझे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और मैं भी तुम्हारी तरह हर किसी से डरता था। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे मासूरो बोलने लगता है क्या सही में मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग बन गया तब जाकर के लोग मेरी सुनेंगे और यहाँ तक कि मैं हर पल हंस सकता हूँ। फिर इसके बाद नारुमी उसको अपने बचपन की कुछ फोटो दिखाने लगता है और बोल रहा होता है कि देखो स्कूल जाते वक्त मैं रोता था, खाना खाते वक्त मैं रोता था और स्कूल की पीटी के दौरान भी मैं रोता ही रहता था, लेकिन आगे चल करके मैंने अपने आप को बदला और स्ट्रांग बनाया। तुम भी स्ट्रांग बन सकते हो और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रहे कि जब तक तुम मेरे साथ हो लगातार इसी तरीके से हंसते रहना ताकि मैं मर ना जाऊं। लेकिन तभी वहाँ पे सिरोगाने आ जाती है और यहाँ पे मासूरो को बोलती है चलो अब सोने का समय हो गया है। लेकिन यहाँ पे जब मासूरो जाने वाला था सोने के लिए तब वो नारुमी से बोलता है क्या तुम मेरे साथ तब तक रह सकते हो जब तक मैं स्ट्रांग ना बन जाऊं। और यहाँ पे नारुमी उससे वादा करता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा। लेकिन रात में यहाँ पे नारुमी जब अकेले सो रहा होता है तब वो लगातार यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे मासूरो की हेल्प क्यों कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके मासूरो को लगातार हंसते हुए देखना है और वो मासूरो के बिना नहीं रहना चाहता। लेकिन रात में जब मासूरो यहाँ पे वॉशरूम में चला जाता है तब अचानक से उसके विंडो के सामने कोई आ जाता है जो कि पपेट के साथ था और वो उसको पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सिरोगाने आ तो जाती है लेकिन उसको बचा नहीं पाती, क्योंकि सिरोगाने का जो पपेट है वो किसी और रूम में, इसलिए वो यहाँ पे हार जाती है। दूसरा यहाँ पे नारुमी भी आ जाता है, लेकिन तब तक दूसरा आदमी पीछे से आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर ये दोनों ही आदमी पपेट के साथ यहाँ पे मासूरो को लेकर के एक बड़े से ट्रक के अंदर चले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों लगातार उस ट्रक का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी इनके बीच में आ जाता है जो कि पहले इनसे लड़ा था। अब यहाँ पे सिरोगाने और नारुमी दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसी ने किडनैप किया मासूरो का। लेकिन फिर यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि मेरा नाम है इरियो और दूसरी बात ये कि किडनैपर्स कोई और है, वो हमारी राइवल ग्रुप है और मेरा ग्रुप कहलाता है स्लॉटर ग्रुप, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे किल करते हैं। जहाँ तक हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके हिसाब से हमें मासूरो का खून करना था, ना कि उसका किडनैप। लेकिन एक और टीम को हायर किया गया था जिनका काम होता है किडनैपिंग का, और उन लोगों ने मासूरो को किडनैप किया है ताकि वो लोग मासूरो को उसके अंकल तक पहुंचा सके। और मुझे पता है कि वो लोग मासूरो को लेकर के गए हैं मैंसन में जहाँ पे उसके अंकल रहते हैं। लेकिन एक काम तुम ये कर सकते हो कि तुम दोनों ही मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद से उस किडनैपर ग्रुप को हरा सकूं और फिर उसके बाद तुम लोग मासूरो को वहां से ले जाना। अब इन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं होता और इन दोनों को इसका साथ देना ही पड़ता है। फिर अगले दिन जब ये लोग जाने वाले होते हैं मासूरो की जान बचाने के लिए, तब यहाँ पे सिरोगाने नारुमी से पूछती है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, यानी कि तुम सेगा की मदद क्यों कर रहे हो जबकि तुम उसको जानते भी नहीं हो। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि तुम्हें इरियो के ऊपर ट्रस्ट है क्या, वैसे भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं तुमको बताऊंगा भी कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ तब भी तुम्हें बिलीव नहीं होगा। इससे अच्छा काम करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए हम मासूरो की जान बचाने चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मासूरो की आंख खुलती है तो देखता है अपने सामने एक बूढ़े आदमी को। ये आदमी बता रहा होता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, यानी कि तुम्हारे फादर का भाई हूँ
और ऊपर से तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझे ये बोला था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद उनके बेटे का ध्यान मैं ही रखूंगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें बुरे लोगों से किडनैप करवा कर अपने पास ले आया हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे मसूरो ये सोच रहा होता है कि नारुमी और शिरोगाने बुरे लोग नहीं है, और ऊपर से वो ये बात भी समझ जाता है कि उसके अंकल केवल उसके पैसे के पीछे हैं। यही कारण है कि वो उसको किडनैप करवा के अपने पास लेकर के आए हैं। लेकिन मैंसन के गेट के आगे हम देखते हैं कई सारे लोग जिनके हाथ में हथियार है, क्योंकि उन्हें पता है कि मसूरो को छुड़ाने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई आ सकता है। और ऊपर से यहाँ पे इरियो भी अपने लोगों के साथ तैयार था। लेकिन उसके बावजूद भी वो डायरेक्ट हमला नहीं करता मैंसन के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि मैंसन के अंदर कई सारे ट्रैप हैं, इसलिए वो वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी आ जाता है अपने मोटरसाइकिल पे और वो डायरेक्ट हमला करने की सोचता है। तब यहाँ पे शिरोगाने उसको ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन नारुमी बोलता है कि मैं सबके ऊपर हमला करूंगा, तब तक तुम जाना मसूरो को ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पे लोग जैसे गेट के अंदर आ जाते हैं, तुरंत ही यहाँ पे नारुमी के ऊपर कई सारे लोग एक साथ हमला करने आ जाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे नारुमी हर किसी को हराते जा रहा था। लेकिन इरियो ये सब दूर से देख रहा था और वो समझ जाता है कि उसके पास यही अच्छा मौका है, इसलिए वो भी अपनी टीम को यहाँ पे नीचे भेज देता है ताकि किडनैपर टीम को आराम से हराया जा सके। लेकिन फिर इसके बाद मैंसन का जो मेन गेट था वो बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक लड़की आ जाती है जिसके पास एक पपेट था। वो यहाँ पे सबको बता रही होती है कि तुम इस गेट को तोड़कर अंदर नहीं आ पाओगे। लेकिन तभी यहाँ पे स्लॉटर ग्रुप का एक आदमी जिसके पास एक पपेट था वो आ जाता है गेट के पास और लगातार गेट के ऊपर हमला करवा रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी गेट के अंदर से 2 रोलर आते हैं जो कि उसके पपेट को बीच में कुचल देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी अपने ग्लव्स को उतार नहीं पा रहा था। यही कारण है कि सबसे मदद भी मांग रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नारुमी उसकी मदद करने जा भी रहा था, लेकिन यहाँ पे शिरोगाने ऐसा करने से मना कर देती है और बताने लगती है कि ये स्लॉटर ग्रुप का एक मेंबर है, यानी कि लोग मसूरो की जान लेना चाहते हैं, तो अगर ये मर भी जाता है तो अच्छा है हमारे लिए। और यही कारण है कि यहाँ पे नारुमी जा नहीं पाता और वो इंसान मर जाता है। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे शिरोगाने अपने पपेट के साथ आ जाती है और वो एक ही हमले में यहाँ पे गेट को तोड़ भी देती है, जिसके बाद स्लॉटर ग्रुप के कई सारे मेंबर्स गेट के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनके ऊपर बम गिर जाते हैं। और ये जो बम थे इसी लड़की ने अपने पपेट के थ्रू गिरवाए थे इनके ऊपर, और वो बोल भी रहे होते हैं कि मैंने कहा था ना कोई भी इस गेट को पार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए मसूरो के अंकल लगातार उसको समझा रहे होते हैं कि देखो बेटा, कई सारे लोग हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ और अपना बेटा बना लूँ, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? लेकिन यहाँ पे मसूरो पहले से ही डरा हुआ था और तुरंत ही बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन यहाँ पे अंकल बोलते हैं उसके कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। तब यहाँ पे मसूरो अपने अंकल को धक्का देकर के वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे लड़की अपने पपेट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस थी। वो लगातार ये बोल रही होती है कि मैंने बचपन से लेकर प्रैक्टिस की है पपेट्स को कंट्रोल करने की, यही कारण है कि मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगी। इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे कई सारे बम्स फेंक देती है इनकी तरफ। लेकिन यहाँ पे शिरोगाने भी बहुत ज्यादा तेज थी, वो अपने पपेट के जरिए हर एक बम को पकड़ लेती है और एक भी बम को नीचे गिरने नहीं देती। ये देख करके तो ये सामने वाली लड़की भी हैरान थी। फिर इसके बाद शिरोगाने सारे बम को उसी की तरफ फेंक देती है और बम फटने के बाद वो सामने वाली लड़की हार जाती है। शिरोगाने यहाँ पे जीत तो जाती है, लेकिन जीतने के बाद वो ये जरूर बोलती है कि तुम बचपन से प्रैक्टिस कर रही हो पपेट्स की और उन्हें कंट्रोल करने की, लेकिन मेरा जन्म ही हुआ है पपेट्स के साथ। और यहाँ पे फिलहाल के लिए ये अंकल लगातार ढूंढ रहा होता है मसूरो को, लेकिन यहाँ पे मसूरो कैबिनेट में जाके छुप जाता है और उस कैबिनेट में उसको एक बुक मिलती है जिसके ऊपर उसके डैड का नाम लिखा था, और उस बुक को जब वो खोलता है तो उसके अंदर उसका भी नाम लिखा था। लेकिन इधर पे नारुमी फिलहाल के लिए इरियो के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो पूछने लगता है कि तुम लोग हो कौन जो कि इतने बड़े पपेट्स को आराम से कंट्रोल कर पाते हो और किसी की भी जान ले लेते हो। तब यहाँ पे इरियो बताने लगता है कि हम जितने भी लोग हैं जो कि पपेट्स को कंट्रोल करना जानते हैं वो सभी एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और उस क्लैन का नाम है क्यूरोगा क्लैन। और स्टार्टिंग में तो ये जो क्लैन है ये गॉड को प्रेस करने के लिए पपेट्स का डांस दिखाया करता था। अब इधर पे हम देखते हैं मसूरो को, जिसको ये बात पता चलती है कि उसको एक बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस बुक के अंदर लिखा गया था कि हम क्यूरोगा क्लैन को खत्म करेंगे और उसको खत्म करने के लिए हम मसूरो का इस्तेमाल करेंगे। और इधर पे इरियो ये बात बता रहा होता है कि हमारे क्लैन के लिए जितने पपेट्स थे वो सारे सेगा फैमिली से आते थे, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम उनको पैसा दिया करते थे, लेकिन आगे चल करके सेगा फैमिली हमें पैसा दिया करती थी ताकि हम उनके द्वारा बनाए गए पपेट्स को टेस्ट कर सके। अब बेसिकली उनके द्वारा जो बनाए गए पपेट्स थे वो सारे एक वेपन थे, यानी कि उनके अंदर ऐसे हथियार थे जो कि किसी भी इंसान को आराम से खत्म कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता है, यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि चलो अब जल्दी करो, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, अगर हम जिंदा बचे तो मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। फिर इसके बाद लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक ट्रैप होता है जिसके ऊपर ये लोग पांव रख देते हैं और यहाँ पे शिरोगाने उस ट्रैप के अंदर गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पे नारुमी उसका हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पे मसूरो को अपने डैड की इस बुक को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि एक्चुअली में उसके डैड इस पूरे क्लैन को खत्म करना चाहते थे, यानी कि क्यूरोगा क्लैन को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मसूरो के हवाले अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी। क्योंकि ऐसा होने के बाद कई सारे लोग क्यूरोगा क्लैन के मेंबर्स को हायर करेंगे मसूरो को किडनैप करवाने का या फिर उसको खत्म करने का, और ऐसा होने के बाद क्यूरोगा क्लैन के सारे मेंबर्स आपस में लड़ते बैठेंगे, जिसके बाद होगा यूं कि सारे क्लैन के मेंबर मर जाएंगे। अभी पढ़ने के बाद यहाँ पे मसूरो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसके अंकल उसे ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे नारुमी पूरी कोशिश कर रहा होता है शिरोगाने की जान बचाने की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि नारुमी को फिर से वो अटैक आ जाता है, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तब यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि काम
काम करो, तुम मुझे छोड़ दो और जाओ और मासूरो की जान बचाओ। लेकिन यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि तुम क्या एक पपेट बन गई हो, क्योंकि अगर तुम्हें खुद की लाइफ की परवाह नहीं है और तुम अपनी खुद की लाइफ बचाना नहीं चाहती तो तुम दूसरे की लाइफ क्या बचाओगी। लेकिन इतना बोलते ही यहाँ पे नारुमी का पकड़ छूट जाता है और वो दोनों ही अब नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इधर पे मासूरो पेट रहा होता है, क्योंकि उसके अंकल लगातार उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरा बेटा बनना ही होगा। लेकिन यहाँ पे मासूरो इसके लिए मना कर देता है, इसलिए उसके अंकल लगातार उसे पीट रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसके अंकल को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो मासूरो को बात बता रहे होते हैं कि जो लोग तुम्हें बचाने के लिए आ रहे थे वो लोग मर गए हैं, और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनकी डेड बॉडी दिखाता हूँ। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि इधर पे दोनों बच गए थे, और फिलहाल के लिए यहाँ पे नारुमी बहुत ज्यादा तकलीफ में था, क्योंकि उसे एक तो चोट लग गई है और ऊपर से उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे सिरोगाने को होश आता है तो नारुमी उसको बोलने लगता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ मासूरो की जान बचाने के लिए, मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को चोट लग गई है और ऊपर से मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब यहाँ पे सिरोगाने बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे नारुमी लगातार उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सिरोगाने हंसती नहीं है। फिर यहाँ पे सिरोगाने बोलती है कि जब तक मैं हंसूंगी नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन यहाँ पे नारुमी समझ जाता है कि सिरोगाने हंस नहीं पाएगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके मासूरो की जान बचानी है। इसलिए वो ये सोच रहा होता है कि सिरोगाने को एक जोक सुनाएगा, और जब सिरोगाने हंसेगी नहीं तो वो यहाँ से उसको जाने के लिए बोल देगा। लेकिन यहाँ पे नारुमी जानबूझ करके बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनने के बाद उसको लगता है कि शायद सिरोगाने इधर से चली जाएगी, क्योंकि वो उसको हंसा नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे सिरोगाने उसको प्यार से देखने लगती है और बोलती है मुझे नहीं पता। अब उसको ऐसे देखने के बाद यहाँ पे नारुमी का जो अटैक था वो रुक जाता है, और यहाँ पे नारुमी भी सोच रहा होता है कि उसका ये अटैक चला कैसे गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए सिरोगाने उससे माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मुझे हंसा नहीं पाए और ना मैं हंस पाई, प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है मैं भी एक पपेट बन गई हूँ। और इधर पे मासूरो देख लेता है कि दोनों जिंदा हैं। तब जाकर के मासूरो यहाँ पे तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर लाता है और अपने अंकल के ऊपर छोड़ देता है, और फिर उसके बाद वो तुरंत ही एक चेयर से यहाँ पे विंडो को तोड़ देता है और जाकर के उस पर खड़ा हो जाता है। और इधर पे हम देखते हैं नारुमी को, जो कि उससे पूछ रहा होता है कि क्या मतलब है कि तुम भी एक पपेट बन गई हो। तब यहाँ पे सिरोगाने ये बताने लगती है कि मुझे मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरा जन्म हुआ था फ्रांस में और वहीं पे मैं पली बड़ी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन थे। मुझे बचपन से ही पपेट्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता, और जो मेरी टीचर थी वो लगातार मुझे सिखाती थी कि ह्यूमंस फीलिंग को अंदर से निकाल दो और उसके बाद तुम सिर्फ एक पपेट बन जाओ जो कि पपेट को कंट्रोल करना जानती है। फिर आगे चल करके मेरे को एक मिशन दिया गया जहाँ पे मुझे ऑटोमेट्स को खत्म करना था, यानी कुछ ऐसे पपेट्स जो कि अपने आप ही चलते हैं। मैंने लगातार उनको खत्म किया, लेकिन फिर बाद में मेरे को ये मिशन दे दिया गया, और लगातार पपेट्स को खत्म करने की वजह से मैं भी एक पपेट बन गई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुस्कुराते कैसे हैं। लेकिन तब यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें मुस्कुराना आता है, लेकिन तुम दिखाना नहीं चाहती हो, और याद रखना तुम कोई पपेट नहीं हो, तुम भी एक इंसान ही हो। अब इधर पे मासूरो खड़ा तो हो जाता है विंडो पे, लेकिन वो जब नीचे देखता है तो उसको डर लग रहा होता है। यहाँ पे उसके अंकल बोलते भी है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन नीचे आ जाओ। लेकिन मासूरो ऐसा नहीं करता, और वो लगातार ये सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा, और स्ट्रांग बनने के लिए उसे सबसे पहले अपने फैसले खुद लेने होंगे। इसलिए यहाँ पे फिर मासूरो ये सोच रहा होता है कि अब वो लगातार नहीं रोएगा, बल्कि वो भी जिंदगी में मुस्कुराना चाहता है, क्योंकि मासूरो अपनी पूरी जिंदगी वैसे नहीं जी पाया जैसे जीना चाहता था। इसके अलावा वो अपनी पूरी जिंदगी ज्यादातर रोया है, लेकिन अब वो डिसाइड कर लेता है कि अगर वो यहाँ से कूदने के बाद जिंदा बच गया तो उस जिंदगी भर मुस्कुराएगा, और यही सोच करके वो नीचे कूद जाता है। लेकिन इधर पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मैंसन के अंदर ही काफी सारे बम्स फिट कर देते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक आदमी अपने पपेट के जरिए इरियो की जान लेने वाला था, तभी हम देखते हैं कि इस आदमी के ऊपर मासूरो आकर गिर जाता है। अभी आदमी तो यहाँ पे बेहोश हो जाता है, लेकिन मासूरो के यहाँ पे जान बच जाती है। फिर उसके बाद वो देखता है यहाँ पे इरियो को और बोलने लगता है कि तुम वही आदमी हो ना जो कि मेरी जान लेने वाले थे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए काम करो। देखो पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना दूंगा। लेकिन यहाँ पे इरियो ये सोच रहा होता है कि यार ये कैसा बच्चा है जो कि इतने ऊपर से गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी बच गया है और ऊपर से अब मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इसके लिए काम करूं। लेकिन फिर इसके बाद वो मसारो को ये बोलने लगता है कि देखो मसारो, भले तुमने मेरी जान क्यों ना बचाई हो, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को धोखा नहीं दे सकता। यही कारण है कि मुझे तुम्हें मारना तो होगा ही। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पे मसारो वो बुक देता है जो कि उसके फादर की थी, और इसको पढ़ने के बाद ये लोग को समझ में आता है कि इनको फंसाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मसारो की मदद से इनके पूरे क्लाइंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इतना पढ़ लेने के बाद फिर यहाँ पे इरियो बोलने लगता है चलो अब ये बता दो कि तुम मुझे पे कितना करोगे। और यहाँ पे नारुमी और सिरोगाने जब एक जगह से निकल करके किसी और जगह जाने वाले थे, तभी उनके सामने वो लोग देखते हैं कि एक आदमी है जो कि स्लॉटर ग्रुप का होता है, वो यहाँ पे दूसरे आदमी से हार जाता है और ये दूसरा आदमी उसका वहाँ पे सिर काट देता है। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि अंकल को ये लग रहा होता है कि मसारो मर चुका है, लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है और बताया जाता है कि मसारो अभी जिंदा है। ये सुनने के बाद ये खुश तो हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मसारो इरियो के साथ आ जाता है। अब वैसे तो यहाँ पे इरियो बोलने लगता है कि ये छोटा बच्चा तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मसारो अपने अंकल की जान नहीं लेता, बल्कि वो ये बोलता है कि आप ये सब रोक दो। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पे टीवी में देख लेते हैं कि यहाँ पे उसके जो दोनों दोस्त हैं, यानी कि नारुमी और यहाँ पे सिरोगाने दोनों फंस चुके हैं, और जिस आदमी ने इन दोनों को फंसा के रखा है वो यहाँ पे अपने केबल के जरिए इन
दोनों के गले को लगातार धीरे धीरे कस रहा था। अब ये सारी चीजें यहाँ पे मसूरो भी देख सकता था। उल्टा यहाँ पे मसूरो की जो वॉइस है इन दोनों को सुनाई भी देती है। मसूरो लगातार बोल भी रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, यानी कि इन दोनों को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये दोनों सुन लेते हैं मसूरो की वॉइस और इन दोनों को समझ में आ जाता है कि मसूरो इन दोनों को देख रहा है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे नाटक करते हैं और ये दिखाते हैं कि इन दोनों को तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे सच्चाई मसूरो को पता होती है, इसलिए वो अपने अंकल को बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा होने के बाद फिर यहाँ पे नारुमी और शिरोगाने को एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे इरियो बताने लगता है मसारो को कि देखो तुम्हारे अंकल तुमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को पता है कि तुम यहाँ पे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंकल नहीं चाहेंगे कि और किसी को पता चले, यही कारण है कि तुम्हारे अंकल उन दोनों को मरवा देंगे। अब यहाँ पे मसारो अपने अंकल से बात पूछता भी है तो उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चले। अब ये बात सुनते यहाँ पे मसारो गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही चला जाता है अपने अंकल की तरफ, दौड़ते हुए जाता है और फिर उनका एक घुटना तोड़ देता है। उसके बाद वो उनके नाक पे भी हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे इरियो को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। और यहाँ पे ये दोनों को जिस केज के अंदर बंद किया गया था उधर के आसपास की लाइट चली गई थी। तो ये सब होने के बाद यहाँ पे शिरोगानी डर जाती है। तो शिरोगानी यहाँ पे बता रही होती है कि बचपन में जब मैं छोटी थी, जब भी मैं पपेट के दौरान कोई भी गलती कर दिया करती थी तो मेरे को इसी तरीके से एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता था, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता था और वहाँ पे एक छोटी सी विंडो होती थी। उस विंडो के अंदर से एक हाथ निकल करके आता था जो कि मुझे पपेट के डांस दिखाता था। वो चीज देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर जाया करती थी और अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे सामने वही विंडो है। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी उसको अपने पास ले लेता है और बाद में बताने लगता है कि देखो मुस्कुराओ, क्योंकि कई बार डर का सामना हमें मुस्कुरा के करना पड़ता है और डर हमारे सामने कुछ कर नहीं पाता अगर हम लगातार मुस्कुराते रहे। फिर यहाँ पे शिरोगाने बताने लगती है कि यही सेम बात मेरे को मसूरो के दादा ने भी बोली थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम एक पपेट बन गई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में मुस्कुराओ क्योंकि तुम मुस्कुराना भी भूल गई हो। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि तुम मसूरो की जान बचाओ और जब तुम ऐसा कर रही होगी तब तुम मुस्कुराना सीख जाओगी और फिर से एक इंसान बन जाओगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मसूरो और इरियो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। वो दोनों अपने पपेट के ऊपर बैठ करके सोच रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके नारुमी और शिरोगाने को छुड़ाना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए दोनों टॉप फ्लोर के ऊपर हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं मसूरो को जो कि बोलता है कि हमें कैसे भी करके पपेट को वहां तक लेके जाना होगा। लेकिन इरियो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसूरो बोलता है कि मैंने हर एक चीज कैलकुलेट कर ली है, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन जैसे वो दोनों ऐसा कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनका पपेट स्लिप कर जाता है, वो नीचे गिर रहा था। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे मसूरो कंट्रोल करने लगता है पपेट को और वो पपेट की गर्दन को बड़ा कर देता है, जिसके बाद फाइनली वो पहुंच जाता है नारुमी तक। लेकिन यहाँ पे नारुमी और शिरोगाने जब यहाँ पे इरियो को देखते हैं तो दोनों यहाँ पे मसूरो को बोलते हैं कि इससे दूर हो जाओ, ये तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पे मसूरो बोलता है कि नहीं, चिंता मत करो, ये मेरे लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे इरियो बोलता है कि हाँ, बच्चे ने सही बोला। लेकिन इतना बोलने के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसने कि नारुमी और शिरोगाने को पहले पकड़ा था। वो यहाँ पे आने के बाद ये धमकी देता है कि अगर यहाँ पे मसूरो तुम्हारे पास रहा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शिरोगाने भी अपना हाथ ले आती है। तभी आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का ही हाथ काट दूंगा। लेकिन ये आदमी ऐसा कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ पे नारुमी अपना हाथ बीच में ले आता है और इस आदमी के दोनों ब्लेड ही कट जाते हैं। फिर इसके बाद नारुमी यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और केज को तोड़ देता है, जिसके बाद ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नारुमी को लगातार इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि इन सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पे मसूरो को पीटा है, क्योंकि मसूरो को चोट आ गई है। तब जाकर के वो गुस्से में यहाँ पे इस आदमी को पीट करके बाहर कर देता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए और भी कई सारे लोग हैं जो कि नारुमी का वेट कर रहे हैं और ये सब लोग यहाँ पे हमला तो कर देते हैं नारुमी के ऊपर, लेकिन नारुमी एक एक करके सबको हरा भी देता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे ये दोनों भी हैरान थे और बोल रहे होते कि नारुमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब यहाँ पे शिरोगाने का ध्यान होता है पूरा नारुमी की तरफ, तभी यहाँ पे एक लड़की जिसके पास पपेट होता है वो हमला कर देती है शिरोगाने के पाँव के ऊपर और यहाँ पे शिरोगाने घायल हो जाती है। और जब यहाँ पे नारुमी का ध्यान चला जाता है शिरोगाने की तरफ, तब उसको भी बंदी बना लिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे शिरोगाने अपने पपेट का इस्तेमाल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो उठ नहीं सकती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। इसलिए दोनों यहाँ पे लगातार मसूरो को बोल रहे होते कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। मसूरो स्टार्टिंग में तो भागता है, लेकिन बाद में वो ऐसा करना बंद कर देता है और यहाँ पे शिरोगाने का जो पपेट था उसका पूरा कंट्रोल वो अपने हाथों में ले लेता है। अब यहाँ पे मसूरो बहुत ही आराम से इस पपेट को कंट्रोल तो कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मसूरो को ज्यादा ट्रिक्स नहीं आते थे। उसको केवल एक ही ट्रिक आता था जो कि उसने शिरोगाने को करते हुए देखा था, और जैसे उसको सही मौका मिलता है वो उसी ट्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल करता है और सामने वाले पपेट को आराम से हरा देता है। लेकिन जैसे वो पपेट हारता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बम का जो टाइमर था वो खत्म हो जाता है और तभी बम ब्लास्ट होता है और पूरा जो महल होता है वो नीचे गिर रहा होता है। अब यहाँ पे ये लोग भी फंस गए थे, लेकिन कैसे भी करके लोग अपने आप को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इरियो आकर के बताने लगता है कि देखो मैंने यहाँ से लेकर के नीचे तक रस्सी बांध के रखी है, हमें कैसे भी करके इस रस्सी के सहारे नीचे जाना होगा। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि हम तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, हो सकता है हम नीचे जा रहे हो और तुम रस्सी काट दो।
लेकिन यहाँ पे इरियो बोलने लगता है कि मैंने पहले ही कहा ना कि इस बच्चे ने मुझे हायर किया है, इसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए, इसलिए मैं रस्सी नहीं काटने वाला। ये लोग सबसे पहले यहाँ पे सिरोगाने को नीचे भेजने वाले थे और यहाँ पे मसूरो जिस चीज के ऊपर खड़ा था वो चीज टूट जाती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे सिरोगाने बोलती है कि मैं भी जाऊंगी उसकी मदद करने के लिए और मैं नीचे जाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे नारुमी उसको ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अपने पाँव की तरफ ध्यान से देखो, तुम्हारे पाँव ऑलरेडी इंजर्ड है, यानी कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं जाता हूँ मसूरो की जान बचाने के लिए और तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नीचे पहुंचोगी हम दोनों भी वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन एन वक्त पे यहाँ पे नारुमी को अटैक आ जाता है, जिसके बाद उसको फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे सिरोगाने लगातार सोच रही होती है कि उसको हंसना होगा, लेकिन वो हंस नहीं पा रही थी, तो वो यहाँ पे माफी मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पे नारुमी उसके पास आकर के उसको बताने लगता है कि तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और फिर उसको नीचे धकेल देता है। इसके बाद वो मसूरो के पास आ तो जाता है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे कई सारी लकड़ियां गिर जाती है नीचे, और यहाँ पे वो मसूरो को जब गले लगा लेता है और अपने साथ लेकर के जाने वाला था तो सारी लकड़ियां उसी के ऊपर गिर जाती हैं। फिर यहाँ पे नारुमी बताने लगता है कि मेरे दादा जो है सर्कस में क्लाउन का काम किया करते थे और उनको भी वही बीमारी थी जो मुझे थी, वो भी लगातार बच्चों को हंसाया करते थे और मुझे भी चाहिए था कि मैं भी क्लाउन बन जाऊं ताकि मैं लगातार बच्चों को हंसा सकूं और इसी बहाने मैं अपनी बीमारी से मरने से बच जाऊं। लेकिन फिर इसके बाद मैं तुमसे मिला और जब तुम्हें हंसते हुए मैंने देखा तो तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी जान बचा के रहूंगा। लेकिन तभी पूरी सीलिंग ही उसके ऊपर आकर गिर जाती है और फिर इसके बाद वो यहाँ पे मसूरो को बताने लगता है कि अपना सिर नीचे करो और एक बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में लगातार हंसते रहना, हमेशा अपनी दिल की सुनना, और अगर तुम्हें रोने का मन करे तो रो भी लेना, लेकिन हंसना छोड़ना मत। और फिर रात भर ये दोनों उसी मैंसन के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मसूरो जिंदा बचता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है नारुमी को देखने के लिए तो वो देखता है कि वहाँ पे नारुमी नहीं था, वहाँ पे बस उसका कटा हुआ हाथ था। अब ये देखने के बाद यहाँ पे मसूरो लगातार रोने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और अब जाकर के फाइनली मसूरो अपने स्कूल जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने को ऐसा लग रहा होता है कि शायद मसूरो के ऊपर स्कूल में भी हमला हो सकता है, इसलिए वो भी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेती है और फिर दोनों ही पैदल चले जाते हैं स्कूल के लिए। लेकिन जब वो दोनों पैदल जा रहे होते हैं तो यहाँ पे मसूरो थोड़ा सा डर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि स्कूल के अंदर कुछ लोग हैं जो मुझे बुली करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने उसको बता रही होती है कि ध्यान से देखो, मेरे आंखों की वजह से मेरे को बुली किया जाता था सर्कस स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन लोगों का सामना किया और लगातार सर्कस में अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो और उन लोगों पे ज्यादा ध्यान मत देना। अब यहाँ पे मसूरो की क्लास में बताया जाता है कि मसूरो 2 महीने के लिए वेकेशन पे गया था किसी फॉरेन कंट्री। यही कारण है कि क्लास में आ जाने के बाद हर कोई उससे पूछ रहा होता है कि वो कंट्री कैसी थी और तुम कहाँ गए थे। लेकिन जितने भी लड़के मसूरो से नफरत किया करते थे वो सब लोग मसूरो से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि मसूरो बहुत ज्यादा अमीर था और यही कारण था कि वो लगातार उसको बुली किया करते थे। अब इधर पे सिरोगाने भी एक क्लास के अंदर एडमिशन ले लेती है और फिर यहाँ पे टीचर उसको इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं और यहाँ पे काफी सारे बच्चे उसकी खूबसूरती को देख करके उस पर फिदा भी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्लास से निकल भी जाती है ये देखने के लिए कि कहीं मसूरो को कोई तकलीफ ना हो जाए। अब यहाँ पे जो बच्चे शुरू से मसूरो को बुली किया करते थे वो फिर से बुली करने लगते हैं उसको। वो सबसे पहले तो उसकी सीट के नीचे पिन रख देते हैं, तो कई बार उसके चेहरे के ऊपर अपना सॉक्स फेंक देते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी यहाँ पे मसूरो लगातार स्माइल कर रहा था और यही चीज देख करके इन बुलीज को पसंद नहीं आ रही थी। वो लोग लगातार यहाँ पे फिर उसको बोलने लगते हैं कि हम तुम्हें और तकलीफ देते रहेंगे, देखते हैं कि तुम कब तक हंसते हो। लेकिन यहाँ बीच में मसूरो की दोस्त आ जाती है जो कि यहाँ पे बुलीज को ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे मानते नहीं और यहाँ पे एक बच्चा उसको पंच भी मार देता है मसूरो के चेहरे पे और ऐसा होने के बाद उसके सिर का जो बैंडेज था वो नीचे गिर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं कि उसके सिर पे स्टिचेस हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो अपना शर्ट ही उतार देता है और यहाँ पे सबको दिखा रहा होता है कि देखो मेरी बॉडी पे कई सारे कट्स हैं और मेरी बॉडी पे बहुत सारे चोट भी लगे हैं, इसलिए अब चाहे तुम मुझे कितना ही बुली कर लो मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितनी बार भी मैं मौत के मुंह में गया हूँ कोई था जिसने मेरी जान बचाई है और उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और उसने मेरे को सिखाया कि मुझे लगातार हंसना है। यही कारण है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी में लगातार हंसता रहूंगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं सिरोगाने को जो कि पहले ही दिन आकर के क्लास से गायब हो जाती है। यही कारण है कि टीचर उसको डांटते भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब वो रीडिंग करती है तो हर कोई उस पर फिदा हो जाता है क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। यहाँ तक कि कुकिंग क्लास में वो सबके लिए खाना बना देती है। टीचर मना भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो सबके लिए खाना बना देती है। लेकिन खाना बन जाने के बाद यहाँ पे सभी लड़कों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि उसका खाना सबसे पहले कौन खाएगा। लेकिन फिर इसके बाद जब जिम्नास्ट की क्लास स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिरोगाने हर किसी को हैरान कर देती है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से और फिर इसके बाद हर कोई उसकी तारीफ भी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे मसूरो को जिसको वो दिन याद आ जाता है जब वो लोग हॉस्पिटल में एक साथ थे और यहाँ पे जब मसूरो सिरोगाने को बताता है कि नारुमी अब इस दुनिया में नहीं रहा तब यहाँ पे सिरोगाने ये बात बोलने लगती है कि आखिरी समय में उसको अटैक आया था और वो चाहता था कोई हंसे लेकिन मैं हंस नहीं पाई थी। इस बात का मुझे आज भी अफसोस है और क्योंकि मैं उस समय हंस नहीं पाई थी तो मुझे नहीं लगता अब मैं कभी हंस पाऊंगी। मसूरो यहाँ पे समझ जाता है कि सिरोगाने को लगातार नारुमी की याद आ रही है,
इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि सिरोगाने उसको भूल जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी में फिर से हंसना सीख सके। लेकिन मसूरो को ये बात अच्छे से पता थी कि सिरोगाने एक सर्कस में काम किया करती थी, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे फिर से सर्कस ज्वाइन करवाएगा और इसलिए वो सर्कस के पास ले भी आता है। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने बोलने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे बस ये चाहिए कि तुम खुश रहो। लेकिन यहाँ पे मसूरो बोलने लगता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम सर्कस ज्वाइन कर लो। लेकिन तभी यहाँ पे बाहर आ जाता है सर्कस का ओनर और वो पूछने लगता है कि तुम में से कौन ज्वाइन करना चाहता है इस सर्कस को। तब यहाँ पे मसूरो बोलने लगता है कि मैं चाहूंगा कि सिरोगाने को तुम अपने सर्कस में ले लो। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने फिर भी मना कर रही होती है। तब यहाँ पे दो और लड़के आ जाते हैं जो कि इसी सर्कस में काम किया करते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद मसूरो को बोलने लगते हैं कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस सर्कस में आने के लिए, और ये दोनों ही यहाँ पे सिरोगाने को इम्प्रेस करना चाहते थे। तब यहाँ पे मसूरो पूछने लगता है कि तुम सर्कस में क्या करते हो, और फिर इसके बाद ये दोनों अपने कर्तव्य दिखाने लगते हैं ताकि वो लोग सिरोगाने को इम्प्रेस कर सके। लेकिन यहाँ पे मसूरो इम्प्रेस हो जाता है। फिर इसके बाद मसूरो सिरोगाने को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, और फिर इसके बाद सिरोगाने एक लैडर लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर इसके बाद वहां से कूद भी जाती है। लेकिन ये दोनों लड़के उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे लैडर जो है सीधा सर्कस के मालिक के चेहरे पे लगता है। लेकिन वो इसका बुरा नहीं मानता, बल्कि वो यहाँ पे सिरोगाने को बोलता है कि तुम्हारे जो ट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सर्कस को ज्वाइन कर लो। और फिर यहाँ पे सिरोगाने बोलती है कि ठीक है, मैं सर्कस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये बुढ़ा इंट्रोड्यूस करवाने लगता है इन दोनों लड़के को, बोलने लगता है कि एक का नाम है नौरी और एक का नाम है हीरो। इसके अलावा हमारे साथ एक और लड़की भी काम करती है। अब यहाँ पे ऐसा कर देने के बाद मसूरो को ये उम्मीद होता है कि शायद आगे चल करके सिरोगाने फिर से मुस्कुराना सीख जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नारुमी जिंदा होता है और उसका कहीं और इलाज चल रहा है। और यहाँ पे जब वो बेहोश होता है तो उसको लगातार यहाँ पे सिरोगाने और यहाँ पे मसूरो का सपना आता है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था उन दोनों को, यहाँ तक कि वो खुद का नाम भी भूल गया था। लेकिन जब उसको होश आता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि उससे पूछ रहा होता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे नारुमी बोल रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, और फिर ये आदमी बताता है कि तुम एक हॉस्पिटल में हो जो कि यूएस में है। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी एक और सवाल करते हुए पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ। फिर ये आदमी बताता है कि लगता है तुम्हारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसके से तुम अपनी याददाश्त भूल गए हो, और एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो भी तुमने खो दिया है, और ऊपर से हमें तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, उसके अंदर तुम्हारा नाम है नारुमी कातो। और चिंता मत करो, बड़े एक्सीडेंट के बाद मेमोरी लॉस होना बहुत ही आम बात होती है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरा नाम है गाय, और ये जो तुम्हें बूढ़ी सी औरत दिखाई दे रही है जो कि किसी फेरी टेल की विच की तरह है, उसका नाम है लूसी। लेकिन तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है जो कि देखती है कि नारुमी को यहाँ पे होश आ गया और वो डॉक्टर को बुलाने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे गाय जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी उसको खींच करके अपने पास बुलाता है और बोलता है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट मत करो। लेकिन तभी यहाँ पे गाय अपनी माँ का तस्वीर खोल करके बैठ जाता है और बोलने लगता है कि एक आदमी जो कि जापान से आया है मुझे बुली कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी का ध्यान एक बच्चे पे चला जाता है जो कि उसी को लगातार देख रहा था। अब यहाँ पे नारुमी जब उस बच्चे को अपने पास बुलाने वाला था कि तभी ये बच्चा वहां से भागने लगता है और यहाँ पे नारुमी भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ये बच्चा भागते हुए एक ऐसे रूम में आ जाता है जहाँ पे ऑलरेडी और भी सारे बच्चे थे। इन सबको देखने के बाद यहाँ पे नारुमी घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी नारुमी को देख करके डर रहे होते हैं। तब यहाँ पे नारुमी अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि जितनी भी अजीब हरकतें वो कर रहा है वो बेसिकली मार्शल आर्ट है जो कि उसने चाइना में सीखा था। और यहाँ पे बच्चे नारुमी को देखने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और लगातार बोल रहे होते हैं कि हमें भी ये चीज सिखाओ। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा जो नारुमी को देख करके स्टार्टिंग में भागा था उसका नाम होता है मार्क। उसको अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और तब नर्स आकर के उसके सामने मुस्कुराती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। और फिर यहाँ पे नारुमी को पता चलता है कि इस बच्चे को भी वही बीमारी है जो मुझे है। लेकिन फिर उसके बाद वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो यहाँ पे डॉक्टर उसको डांट रहे होते हैं और लगातार ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी बॉडी अभी तक से हील नहीं हुई है और अगर तुम इस तरीके से इधर उधर भागोगे तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा वीक हो जाए। फिर यहाँ पे गाय बताने लगता है कि तुम हमें जापान में मिले थे और जब मैंने तुम्हें देखा तो वहाँ पे एक मैंसन था जो कि जल चुका था और मुझे तुम वहीं पे मिले थे। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हें लाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे नारुमी का सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मार्क को भी वही सेम अटैक आते हैं जो मुझे आते हैं, क्योंकि मेरे को भी सोनाफा सिंड्रोम्स है। तब यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि तुमने सही कहा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 2000 और बच्चे हैं जिनको सेम बीमारी है और ये हॉस्पिटल उन्हीं सब बच्चों का इलाज करता है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा जोनोफा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम किसी तरीके से इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी एक डॉक्टर यहाँ पे बोलने लगता है कि नारुमी अब ठीक है, हमें उसे कहीं और भेज देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर गाय बोलता है कि ऐसा हम क्यों करेंगे। लेकिन तभी दूसरा डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमें डिजीज को किसी तरीके से खत्म करने के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तब यहाँ पे गाय बोलता है तो अपना काम क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलने लगता है कि ये तुम्हारा काम है कि डिजीज के सोर्स के बारे में पता लगाना, इसलिए तुम लोग यहाँ पे हो। और इतना बोलने के बाद ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनका सीनियर डॉक्टर इन्हें चुप करा देता है और बाद में बोलने लगता है कि लूसी और गाय यहाँ पे आए हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी दूर क्यों आए हो मेरी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे गाय बोलता है कि नहीं, हम कभी नहीं मिले, उल्टा मैं तो जापान आया था तुम पे नजर रखने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे लूसी उसको बोलने लगती है कि चुप हो जाओ, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे
नारुमी का काम यह है कि वो कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन करे। फिर इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे नारुमी का काम सिर्फ इतना होता है कि उसे अच्छा खाना खाना है और उसके बाद उसे अच्छे से रेस्ट लेना है ताकि उसकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए। लेकिन बीच में जब भी उसको टाइम मिला करता था तब वो बच्चों के पास चला जाता था और उनके साथ खेलता था। इसके अलावा वो लगातार बच्चों को हंसाता रहता था ताकि कोई भी बच्चा डरे ना। लेकिन फिर एक दिन जब वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है तो देख लेता है कि यहाँ पे नर्स लगातार कई सारे टेबलेट्स खा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि नर्स क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पे 2 और डॉक्टर भी आ जाते हैं जो कि लगातार मेडिसिन खा रहे होते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं। तभी ये देखने के बाद वो सीनियर डॉक्टर के पास आकर के बोल रहा होता है कि तुम्हारे डॉक्टर ड्रग ले रहे हैं और क्या ऐसे हालात में लोग डिजीज के क्योर को ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर बोलने लगता है कि ये सब जरूरी है, तुम नहीं समझोगे इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वो देख लेता है कि यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम है टॉम, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, वो भी लूसी के द्वारा। और लूसी लगातार उससे पूछ रही होती है क्या तुम मिडनाइट सर्कस गए थे। लेकिन यहाँ पे नारुमी बोल रहा होता है कि उससे इस तरीके से पूछताछ करना बंद करो, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो क्रिमिनल है और देखो बच्चा कितना डरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तभी जाकर के हमें ऑटोमेट्स के बारे में कुछ पता चल सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे गाय इस टॉम को बोलने लगता है कि देखो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम वैसे भी मरना चाहते हो, तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि मरने से पहले तुम किसी के कुछ काम आ जाओ। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे नारुमी सुन लेता है और वो तुरंत ही कांच को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। और फिर इसके बाद वो गाय को एक पंच मार करके बोलने लगता है कि तुम बच्चों को डरा रहे हो और तुम दोनों डॉक्टर लगातार ड्रग्स ले रहे हो, क्या ऐसे में तुम बच्चों का इलाज कर पाओगे। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है उसके हाथ की तरफ और वो देखता है कि उसके घाव अपने आप ही भर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर यहाँ पे टॉम को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नर्स नारुमी को बताने लगती है कि देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे। ऊपर से ज़ोनोफा डिजीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता और अगर हमें बच्चों को जिंदा रखना है तो हमें लगातार उनके सामने मुस्कुराना होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक इंसान कब तक मुस्कुरा सकता है। 24 घंटे अगर तुम्हें कोई बोले मुस्कुराने के लिए तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और यहाँ का हर एक डॉक्टर लगातार थक जाता है ये काम करते हुए, इसलिए हम लोग ड्रग्स भी लेते रहते हैं बीच में ताकि हम थके ना और लगातार यहाँ पे बच्चों के सामने मुस्कुराते रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो बच्चों को दिख जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे गाय डॉक्टर को बोलता है कि अब समय आ गया है कि नारुमी को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे नारुमी को एक बेसमेंट में ले जाता है और उसको बताने लगता है कि ज़ोनोफा डिजीज के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जहाँ पे सांस नहीं आ रही होती है और बॉडी में पेन होने लगता है, और दूसरा स्टेज होता है जब इनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, यानी कि कोई भी दवाई इनके ऊपर काम ना करे। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हर एक बच्चा सेकंड स्टेज आने से पहले ही मर जाए। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी हैरान था और वो सोच रहा होता है कि भला एक डॉक्टर किसी बच्चे की जान लेना क्यों चाहेगा और भला वो ऐसा क्यों चाहेगा कि कोई बच्चा मर जाए। लेकिन तब यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि तीसरा स्टेज सबसे बेकार होता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे मर नहीं सकते, यानी कि उनकी बॉडी को लगातार दर्द भी हो रहा होता है, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो मर भी नहीं सकते, यानी कि जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और उनकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पे नारुमी अपने सामने इतने सारे बच्चों को देखता है जो कि तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं और वो रोने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद गाय उसको बताता है कि अब तुम समझे कि क्यों इस हॉस्पिटल को हेल बोला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी एक सवाल करने लगता है और बोलने लगता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे घाव अपने आप ही भर गए थे, ऊपर से मैंने अपने एक हाथ भी गवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1 महीने से कम में भी ठीक हो गया, तो तुमने ये क्या किया है मेरी बॉडी के साथ। तब यहाँ पे गाय बताने लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए हमने एक्वावीटे का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसी दवाई है जो कि हर किसी डिजीज को ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि इसकी मदद से हम ज़ोनोफा को भी ठीक कर सकते हैं। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बच्चों को क्यों नहीं देते। लेकिन यहाँ पे गाय बताता है कि अब वो हमारे पास खत्म हो गया है, क्योंकि हमने तुम्हें बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया था, और ऊपर से पुराने समय का एक एल्केमिस्ट था जिसने की एक्वावीटे की खोज की थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको दोबारा नहीं बना सकते। नारुमी यहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने फिर उसका इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों किया, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पे कई सारे बच्चों की जान बचाने के लिए, भले उसकी क्वांटिटी कम थी लेकिन फिर भी तुम कई सारे बच्चों को बचा सकते थे। तब यहाँ पे गाय बताने लगता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि मैं जापान आया था तुम पे नजर रखने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो ताकि हम मिल करके ऑटोमेटा को हरा सके। देखो अभी फिलहाल के लिए ज़ोनोफा सिंड्रोम हमारे लिए भी एक मिस्ट्री है, लेकिन हमें पता है वो कहाँ से आया। ये फैलाया जा रहा है ऑटोमेटा के द्वारा जो कि मिडनाइट सर्कस में काम करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम हमारी मदद करो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सिरोगाने बन जाओ। अब ये नाम सुनने के बाद उसको कुछ ना कुछ याद आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे लूसी आकर के बताने लगती है कि ऑटोमेटा ने हम पे हमला कर दिया है। और ऑटोमेटा बेसिकली कुछ ऐसे मैकेनिकल बीइंग होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का लिक्विड डाला जाता है, जिसकी मदद से वो खुद पे खुद अपना काम कर सकते हैं और उन्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं होती चलाने के लिए। फिर यहाँ पे ऑटोमेटा के सामने यहाँ पे गाय आ जाता है अपने पपेट के साथ, और उसके पपेट का नाम होता है ओलंपिया। फिर इसके बाद लूसी यहाँ पे बताने लगती है कि जितने भी ऑटोमेटा है उन सबको हराने के लिए हम लोग सिरोगाने बनाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि पपेट्स को कंट्रोल करना जानते हैं, और यही ऑटोमेटा है जो लगातार इस ज़ोनोफा डिजीज को हर जगह फैला रहे हैं, इसलिए हमें कैसे भी करके इन्हें खत्म करना
करना होगा। लेकिन यहाँ पे नारुमी की गोद में जो लड़की होती है अचानक से उसे अटैक आने लगता है। वो लगातार यहाँ पे बोल रही होती है क्या तुम मुझे हंसा सकते हो फनी फेस बना करके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि नारुमी फनी फेस बना ही नहीं पा रहा होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो इस छोटी सी बच्ची को खो ना दे, और जैसा उसको डर था वही हुआ, यानी कि छोटी बच्ची मर जाती है। तब उसके बाद वो एक सवाल करने लगता है गाय से और बोलने लगता है कि तुमने उस एक्वावीटा का मेरे ऊपर इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन तब यहाँ पे लूसी उसको बताने लगती है कि देखो अगर हम एक्वावीटा का इस्तेमाल बच्चों के ऊपर कर भी देते तब भी इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हम केवल कुछ ही बच्चों को बचा पाते, लेकिन बाकी बच्चे तो फिर भी मर जाते। लेकिन अगर तुम तैयार हो जाते हो सिरोगाने बनने के लिए और फिर आगे चल करके तुम ऑटोमेटा को हरा देते हो तो उसके बाद हम कई सारे बच्चों को बचा सकते हैं। फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पे लूसी उसको एक मास्क दिखाती है और बोलती है कि बहुत समय पहले एक एल्केमिस्ट इसको पहना करता था और मुझे ऐसा लगता था कि वो इस मास्क को इसलिए पहनता था ताकि उसके अंदर की फीलिंग्स दिखाई ना दे, और मैं चाहूंगी कि तुम इस मास्क को पहन लो ताकि बच्चों के सामने तुम रोते हुए ना दिखो और ऊपर से तुम बच्चों को दिखा सको कि सब चीज ठीक हो जाएगा। फिर उस मास्क को पहनने के बाद ये बाहर आ जाता है और सभी ऑटोमेटा से लड़ने लगता है। ये देखने के बाद यहाँ पे गाय बोल रहा होता है कि इसलिए मैं जापान आया था तुम्हारा पीछा करते हुए, क्योंकि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो फाइट करने के लिए, और जब भी तुम किसी ऑटोमेटा को एक पंच मारते हो तो उनके अंदर का जो लिक्विड है वो एक्सप्लोड कर जाता है, और यही कारण है कि तुम उनको आराम से हरा पा रहे हो। फिर इसके बाद कई सारे ऑटोमेटा एक साथ हमला करने के लिए आ जाते हैं नारुमी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नारुमी केवल एक ही पंच में सबको हरा देता है। और फिर यहाँ पे नारुमी एक बात खुद से बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके जीना होगा और कैसे भी करके इन सभी बच्चों की जान बचानी होगी, क्योंकि जो एक्वावीटा इन सब बच्चों की जान बचा सकता था वो मुझे दिया गया है। यही कारण है कि अब मुझे केवल एक ही पर्पस के लिए जीना है ताकि मैं इन सभी बच्चों की जान बचा सकूं। अब यहाँ पे केवल 2 ही ऑटोमेटा बचे थे और ये जो छोटा वाला ऑटोमेटा है ये लगातार यहाँ पे हमला करने लगता है अपने ब्लेड की मदद से नारुमी के ऊपर और उसकी बॉडी पे कई सारे कट लगा देता है। लेकिन तभी जो बड़ा वाला ऑटोमेटा है वो अचानक से यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहा होता है नारुमी के ऊपर अपने ब्लेड से। लेकिन फिर यहाँ पे गाय नारुमी को बता रहा होता है कि तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर एक स्विच है, उसको एक्टिवेट करो। और जब नारुमी ऐसा करता है तो उसके पास भी एक ब्लेड आ जाता है। फिर इसके बाद दोनों की ब्लेड आपस में टकराते हैं, लेकिन यहाँ पे नारुमी को कुछ होता नहीं बल्कि उसका ब्लेड टूट जाता है और फिर वो इसके बाद ऑटोमेटा को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटा बोल रहा होता है कि मैं एक ह्यूमन से हार कैसे सकता हूँ। लेकिन फिर इसके बाद नारुमी बता रहा होता है कि तुम ध्यान से देखो मेरे घाव को जो कि अपने आप भर रहे हैं एक्वावीटा के जरिए, इसलिए मैं अब एक ह्यूमन नहीं रहा बल्कि मैं एक डीमन बन गया हूँ जो तुम्हें खत्म करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक्वावीटा अपने बॉडी के अंदर से 2 बड़े भाले निकालता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। अब इस मौके को देखते हुए वो जो छोटा वाला ऑटोमेटा था वो तुरंत यहाँ पे आ रहा था नारुमी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नारुमी तुरंत ही एक ब्लेड अपने मुंह में दबाता है और फिर बाद में उस छोटे से ऑटोमेटा का गला काट देता है। इतना ही नहीं, बाद में वो अपना एक हाथ उस छोटे से ऑटोमेटा के आर पार करके उसकी जान ले लेता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा वाला ऑटोमेटा था फिर यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन वो भाग भी नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे नारुमी भी लगातार उसके साथ ही जा रहा था और फिर आखिरी में नारुमी उसकी भी जान ले लेता है। लेकिन सारी चीज खत्म कर देने के बाद यहाँ पे नारुमी बच्चों के पास जा रहा होता है उन्हें बताने के लिए कि अब तुम लोग सेफ हो। लेकिन यहाँ पे बच्चे उसी को देख करके डर जाते हैं और यहाँ पे नारुमी भी समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे लूसी बोलने लगती है कि जिस तरीके से तुमने फाइट किया है ऑटोमेटा से हुए बच्चों के सामने उसको देखते हुए बच्चे डर गए हैं। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे कैसे भी करके बस इन बच्चों की जान बचानी है। फिर वो इसके बाद गाय को बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और लूसी क्या तुम मेरे को एक और मास्क दे सकती हो। फिर इसके बाद नारुमी चला जाता है डॉक्टर के पास और उन्हें बता रहा होता है कि देखिए चाहे कितनी ही देर क्यों ना लग जाए मैं लगातार ऑटोमेटा से लड़ता रहूंगा और उन्हें खत्म करूंगा, लेकिन इस बीच में चाहूंगा कि आप लोग भी लगातार इस डिजीज का क्योर ढूंढ ले ताकि हर एक बच्चे की जान बचाई जा सके। लेकिन तभी वहाँ पे टॉम भागते हुए आ जाता है नारुमी के पास और उसको गले लगा लेता है और बाद में बोलने लगता है कि तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। और यहाँ पे नारुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि भले इन बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे एक डीमन बनना पड़े मैं वो भी बन जाऊंगा। लेकिन इधर पे मसूरों के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए वो भी सर्कस टीम को ज्वाइन कर लेता है और ये लोग हर जगह जा करके अपने सर्कस के लगातार शो किया करते थे। लेकिन लगातार सर्कस को चलाने के लिए इन्हें और पैसों की जरूरत पड़ती है, यही कारण है कि लोग पार्ट टाइम जॉब भी करने लगते हैं। फिर रात में जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे मसूरो उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ। तो यहाँ पे सिरोगाने बता रही होती है कि हाँ आज मैं एक स्ट्रेंजर से मिली जो कि मेरी दोस्त बन गई। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे लड़की बोलने लगती है कि मेरा नाम है विल्मू और मेरा जन्म हुआ था एक अमेरिकन सर्कस फैमिली में और मेरे फादर सर्कस के बहुत अच्छे नाइफ थ्रोअर थे और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया क्योंकि मेरे छोटे भाई को ज़ुनोफा सिंड्रोम हो गया था। ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज्यादा था कि मेरे पेरेंट्स लगातार मेहनत करते थे और मेहनत करते करते वो दोनों मर गए। फिर आगे चल करके मैंने दूसरा काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने भाई की जान बचा सकूं, लेकिन आखिरी में मेरा भाई भी मर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट में सिरोगाने बोलती है कि ठीक है बहुत हुआ, मैं तुम्हें उसके बारे में बहुत चीज बताऊंगी लेकिन कल, अभी फिलहाल के लिए मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। और यहाँ पे विल्मू लगातार मसूरो के ऊपर नजर रख रही थी, इसलिए यहाँ पे जैसे सिरोगाने थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तुरंत ही हमला कर देती है मसूरो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मसूरो अपनी जान बचाने के लिए इधर से कहीं दूर भागने लगता है, लेकिन आखिरी में विल्मू उसे एक जगह पकड़ ही लेती है और बाद में बता रही होती है कि देखो मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है और मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पे सिरोगाने भी आ जाती है
जो कि अपने पपेट से तुरंत ही विल्मो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे विल्मो बच जाती है। इसके बाद यहाँ पे सिरोगाने बोल रही होती है कि तुम तो मेरी दोस्त बन गई थी ना, तो अब तुम मासूरो के ऊपर हमला क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ पे विल्मो बताने लगती है कि ये मेरा काम है, मुझे कैसे भी करके मासूरो को मारना होगा ताकि उसके मुझे पैसे मिल पाए, इसलिए अभी फिलहाल के लिए हमारी दोस्ती यहाँ पे काम नहीं आने वाली। और वो तुरंत ही हमला भी कर देती है मासूरो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने अपने पपेट के जरिए उन सभी हमलों को नाकाम कर देती है। लेकिन उसके बाद जब वो पपेट से हमला करती है विल्मो के ऊपर, तो विल्मो लगातार बच रही थी और फिर वो आखिरी में सिरोगाने के पाँव के ऊपर हमला कर देती है। अब यहाँ पे सिरोगाने के पाँव पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी। तो यहाँ पे मासूरो बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम अपनी जान बचा सको। और तभी यहाँ पे विल्मो काफी सारे नाइफ से हमला कर देती है मासूरो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने उन सभी हमलों को अपने ऊपर ले लेती है। फिर इसके बाद मासूरो यहाँ पे आ जाता है सिरोगाने की जान बचाने के लिए और लगातार ये बोल रहा होता है विल्मो को कि काम करो, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन सिरोगाने की तरफ से जाने दो। और ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि अगर तुम्हें सही में मेरी जान लेनी होती तो तुम बहुत पहले ऐसा कर चुकी थी, क्योंकि तुम नाइफ थ्रोअर बहुत अच्छी हो। यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी और के दबाव में आकर ये काम कर रही हो, इसलिए ये सब छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे मासूरो जिस तरीके से विल्मो को देख रहा था, तभी यहाँ पे विल्मो को उसके छोटे भाई की याद आ जाती है और उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वो 2 और नाइफ फेंक देती है मासूरो की तरफ। लेकिन यहाँ पे बीच में सिरोगाने आ जाती है और उन दोनों नाइफ को अपने ऊपर ले लेती है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही विल्मो के ऊपर हमला कर देती है अपने पपेट से और यहाँ पे विल्मो थोड़ी देर के लिए हो जाती है बेहोश। तब यहाँ पे मासूरो बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगी। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने बता रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, ये देखो मेरे घाव अपने आप ही हील हो रहे हैं। फिर इसके बाद वो चली जाती है यहाँ पे विल्मो की जान लेने के लिए। लेकिन मासूरो उसको ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम उसकी जान ले लोगी तो तुम भी एक किलर बन जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम एक किलर बन जाओ। फिर इसके बाद वो विल्मो को ले आता है अपने सर्कस के पास और यहाँ पे आने के बाद वो सिरोगाने को बता रहा होता है कि जब तक विल्मो को होश ना आ जाए तब तक हम उसका ध्यान रखेंगे और अगर होश में आने के बाद वो यहाँ से जाना चाहे तो उसको जाने देना। अब यहाँ पे जब विल्मो को होश आता है तो सिरोगाने उसको सारी बात बता देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे विल्मो अपने ट्रिक्स दिखा रही होती है नाइफ थ्रो के और बता रही होती है कि उसे भी सर्कस ज्वाइन करना है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे मासूरो खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाहता ही था कि उसका सर्कस धीरे धीरे एक्सपैंड करे और कई सारे नए मेंबर्स जुड़ते रहे। फिर इसके बाद ये लोग काफी सारे रियलिटी शो में जा जाके परफॉर्म किया करते थे ताकि लोग अपने सर्कस के बारे में बता सके और इसके अलावा ये लोग काफी सारे पैसे भी इकट्ठा कर सके। और फाइनली इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि लोग खुद का एक शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विल्मो सिरोगाने से पूछने लगती है कि तुम्हें इन दोनों लड़कों में से कौन अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों लड़कों को पसंद करती हो, यही कारण है कि तुम अब तक यहाँ पे टिकी हुई हो। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने उसको बता देती है कि देखो मैं यहाँ पे किसी से प्यार नहीं करती, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे कैसे भी करके मासूरो को जिंदा रखना है और लगातार उसकी प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन हाँ, जहाँ तक सवाल रहा प्यार का, तो मैं यहाँ पे किसी भी लड़के से प्यार नहीं करती, मैं केवल एक ही लड़के से प्यार करती थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्टार्टिंग में मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, लेकिन आगे चल करके उसके नेचर की वजह से मैंने उसको अपना पूरा पास्ट बता दिया। मैं चाहती थी उसके साथ रहना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो मेरे को पपेट से इंसान में बदल सकता था, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई। यही कारण है कि अब उसको खोने के बाद मैं किसी और इंसान से प्यार नहीं करने वाली। लेकिन इधर पे नारुमी गाय और लूसी के साथ जा रहा होता है चाइना, क्योंकि ऑटोमेटा का अगला बेस वहीं पे होता है। लेकिन जिस प्लेन से ये लोग सफर कर रहे थे उस प्लेन के अंदर भी कई सारे ऑटोमेटा थे। वो यहाँ पे आ जाते हैं इन तीनों को खत्म करने के लिए और एक ऑटोमेटा बोल रहा होता है कि अगर ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है तो हम जीत गए, लेकिन अगर ये फ्लाइट सेफली लैंड करती है तो तुम जीत जाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उसको एक पंच मारता है। अब ऐसा होने की वजह से होता है कि ऑटोमेटा टकराता है प्लेन से और प्लेन में हो जाता है छेद, जिसके बाद प्लेन क्रैश होने लगता है। अब यहाँ पे पायलट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके प्लेन को कंट्रोल किया जा सके और कैसे भी करके उसको लैंड करवाया जा सके। लेकिन यहाँ पे उनके कैबिन के अंदर एक ऑटोमेटा आ जाता है जो कि उन दोनों की जान ले लेता है। लेकिन यहाँ पे नारुमी पूछ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो बस उस ऑटोमेटा को थोड़ा सा धक्का दिया था और वो अपने आप ही फट गया। तब यहाँ पे गाय बताने लगता है कि सारे ऑटोमेटा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के साथ आ चुके हैं, यानी कि अगर तुमने इनके ऊपर एक ब्लेड से हमला किया या फिर इन्हें एक पंच भी मारा तो ये अपने आप ही फट जाएंगे। लेकिन अचानक से यहाँ पे जो प्लेन होता है वो स्टेबल हो जाता है। तब यहाँ पे एक ऑटोमेटा आता है और बोलने लगता है कि हमें खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ पे सीट को काटने लगता है और यहाँ पे पूरा एरिया खाली करवा देता है। फिर इसके बाद ये ऑटोमेटा बताने लगता है कि हमने सुना है कि एक नया सिरोगाने आया है जो कि केवल अपने हाथों के जरिए हम ऑटोमेटा को खत्म कर सकता है, तो हम उसके साथ फाइट करना चाहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, अगर वो सिरोगाने केवल अपने हाथों से हमसे लड़ता है तो उसके बाद हम फटेंगे नहीं, अगर अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया तो हम फट जाएंगे। और इस लड़ाई में अगर तुम जीत जाते हो तो उसके बाद ये प्लेन सेफली लैंड कर जाएगा। फिर इसके बाद नारुमी यहाँ पे तैयार हो जाता है और लूसी को बोल रहा होता है कि तुम बाकी पैसेंजर्स का ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गाय भी तैयार होता है इन सबसे लड़ने के लिए, इसलिए वो अपने सारे रिंग्स को हटा देता है ताकि वो अपने पपेट को कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पे एक ऑटोमेटा जा करके 2 बच्चों को पकड़ लेता है और बाद में बता रहा होता है कि जितनी बार भी हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और जितनी बार तुम्हें चोट लगेगी उतने सारे फिंगर्स इन बच्चों के तोड़े जाएंगे। लेकिन तब यहाँ पे गाय बोलने लगता है कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, मुझे पता नहीं था कि ऑटोमेटा को ब्रूटैलिटी के बारे में कुछ पता है, लेकिन तुम लोग का ये आइडिया मेरे को अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और बाद में बोल रहा होता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो,
हो, लेकिन यहाँ पे गाय बताता है कि देखो मुझे दर्द फील नहीं होता, यही कारण है कि मैं ह्यूमंस इमोशंस को अच्छे से समझ नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पे गाय इस ऑटोमाटा को बताने लगता है कि इन्हीं फिंगर्स की मदद से मैंने अपने पपेट को कंट्रोल किया है और तुम्हारे जैसे कई सारे लोगों को खत्म किया है, तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम इन फिंगर्स को तोड़ो। और फिर यहाँ पे ऑटोमाटा गाय को पकड़ लेता है और बाद में यहाँ पे एक ऑटोमाटा चले जाता है नारुमी के ऊपर हमला करने के लिए। अब यहाँ पे नारुमी उसके हमले से बच करके उसे खत्म तो कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गाय के एक फिंगर को तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे ऑटोमाटा बताने लगता है कि भले ही तुमने उसके अटैक को डॉज कर लिया हो, लेकिन उसका जो अटैक था तुम्हारी बॉडी को टकराया है, यही कारण है कि इसके फिंगर को तोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑटोमेटा हमला कर देते हैं नारुमी के ऊपर और यहाँ पे वो लोग कई बार टच भी कर देते हैं उसकी बॉडी को और फिर एक एक करके यहाँ पे गाय के फिंगर को तोड़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे गाय को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था और ना ही उसके चेहरे पे किसी तरीके का एक्सप्रेशन थे। ये देखने के बाद यहाँ पे नारुमी सोचने लगता है कि क्या सभी सिरोगाने ऐसे ही होते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी तरीके की फीलिंग्स नहीं होती और अगर कोई बच्चा किसी डेंजर में हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे लूसी जो है बाकी पैसेंजर्स के साथ बैठी होती पीछे वाले कैबिन में। यहाँ पे एक ऑटोमाटा उसके पास आता है और बताता है कि बहुत जल्द तुम लोग हारने वाले हो और तुम सब मार दिए जाओगे। लेकिन यहाँ पे लूसी बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नारुमी तुम्हें हरा देगा। अब ये ऑटोमाटा को बात पसंद नहीं आती और वो यहाँ पे लूसी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा कील गाड़ देता है और इधर पे ऑटोमाटा लगातार यहाँ पे नारुमी को छू रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि गाय के सारे फिंगर तोड़ दिए जाते हैं, केवल एक ही फिंगर बचा होता है और ये ऑटोमाटा बता रहा होता है कि ध्यान रखना है केवल इसका एक ही फिंगर बचा है। लेकिन इस कैबिन के अंदर एक छोटा बच्चा भी होता है और यहाँ पे ऑटोमाटा का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी बोलता है कि इससे दूर रहना। तो ये ऑटोमाटा बताने लगता है कि अगर वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा रो करके बता रहा होता है कि उस आदमी को दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नारुमी उसको बताने लगता है कि चिंता मत करो, उसको दर्द नहीं हो रहा और ना ही उसको कोई फीलिंग हो रहा है, तुम चिंता मत करो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नारुमी डिसाइड कर लेता है कि अब वो किसी भी ऑटोमेटा को अपनी बॉडी को छूने नहीं दे सकता। इसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है सभी ऑटोमेटा को हराने के लिए और एक एक करके सबको हरा भी देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑटोमाटा लगातार प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है उसके ऊपर लूसी आकर के हमला कर देती है और फिर यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑटोमाटा बता रहा होता है कि अगर तुमने ब्लेड से मेरे पे हमला किया तो मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे लूसी उसको बताने लगती है कि बहुत सालों से हम तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बिना ब्लास्ट किए हुए कैसे तुम्हें खत्म करना है। और इतना बोलने के बाद वो उसकी बॉडी के अंदर से उसका जो मेन मैकेनिज्म होता है वो पूरा निकाल लेती है। और यहाँ पे जो ऑटोमाटा लड़ रहा होता है यहाँ पे नारुमी से, वो लगातार हार रहा होता है, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बच्चों के ऊपर हमला करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय बीच में आ जाता है बच्चों की जान बचाने के लिए और तभी हम देखते हैं कि नारुमी अपने ब्लेड से हमला कर देता है इस ऑटोमाटा के ऊपर। लेकिन अभी ऑटोमाटा खुद ही ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन ऐसा हो पाता है इससे पहले गाय अपने पपेट को ओपन कर देता है और फिर इसके बाद इस ऑटोमाटा को अपने साथ ले जाता है पपेट के अंदर, जिसके बाद ब्लास्ट वहीं पे होता है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाता। अब यहाँ पे नारुमी को ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग जीत गए, लेकिन तभी यहाँ पे गाय बोलता है कि विंडो से बाहर देखो, यहाँ पे कई सारे ऑटोमाटा है जो कि इंजन के ऊपर हमला करने वाले हैं ताकि इंजन खराब हो जाए और प्लेन नीचे गिरे। और उसके बाद यहाँ पे सारे ऑटोमाटा मिल करके इंजन के ऊपर हमला कर भी देते हैं। तब यहाँ पे लूसी इन दोनों को बता रही होती है कि देखो मैं कैसे भी करके प्लेन को कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें बाकी ऑटोमाटा को यहाँ पे रोकना होगा इंजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने से पहले। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे गाय डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर के लड़ेगा। वो बता रहा होता है कि मैंने अपने पपेट के अंदर यानी कि ओलंपिया के अंदर बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल दी है, इसका मतलब वो उड़ भी सकती है। लेकिन यहाँ पे नारुमी उसको मना करता है ऐसा करने से और बता रहा होता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल हो, ऐसे हालात में तुम लड़ नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे गाय बता रहा होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे बाहर जाकर के लड़ना ही होगा उन सभी ऑटोमाटा से, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है और ऊपर से मैं एक ऐसा सिरोगानी हूँ जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर उन सभी ऑटोमाटा से लड़ने वाला हूँ और ऊपर से तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम उन सभी को एक साथ हरा सको। इसके बाद वो छोटे बच्चे के पास चला जाता है और उसको बोल रहा होता है कि अपनी माँ के साथ रहना और अपनी बहन का ख्याल रखना। लेकिन जब वो बाहर जा रहा होता है तो नारुमी बोलता है कि मैंने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, लगता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। लेकिन तभी यहाँ पे गाय बोलता है कि देखो नारुमी, तुम्हें कैसे भी करके मिडनाइट सर्कस को बस खत्म करना है। और इतना बोलने के बाद वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बाहर आने के बाद यहाँ पे ओलंपिया के ऊपर उड़ रहा होता है और फिर धीरे धीरे बुलेट से सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। एक एक करके सभी ऑटोमाटा यहाँ पे हारते जा रहे थे और सब खत्म भी हो रहे थे, लेकिन आगे चल करके उसके सारे बुलेट्स हो जाते हैं खत्म। और फिर यहाँ पे मौका देखते ही सभी ऑटोमाटा उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ये सभी उसका खून पीने लगते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय एक सौदा करना चाहता था। वो बोल रहा होता है कि तुम मेरा सिर काट के ले जाओ लेकिन प्लेन को छोड़ दो। तभी ऑटोमाटा बता रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सिर भी काटूंगा और इस प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद वो गाय के बहुत पास चला आता है, लेकिन तभी यहाँ पे गाय अपने पास जितने भी ऑटोमाटा थे उन सबको खत्म कर देता है और इस ऑटोमाटा को भी पकड़ लेता है और फिर उसको बताने लगता है कि ये सब मेरा प्लान था और हाँ मेरे पास जो बुलेट्स हैं वो अभी भी बची हुई हैं। फिर उसके बाद वो इस ऑटोमाटा को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ऑटोमाटा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, यानी कि बुलेट लगने की वजह से अब ये फटने वाला है और यहाँ पे तुरंत ही इंजन की तरफ जा रहा था अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन तब यहाँ पे गाय उसको पकड़ लेता है और अपने साथ कहीं दूर लेके चला जाता है। फिर वहां पे जाकर के वो फट जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं लूसी को, जो कि यहाँ पे नारुमी को बता रही होती है कि याद रहे कि विंग्स के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे ऑटोमाटा है,
उन सबको खत्म करो। और फिर यहाँ पे नारुमी वैसा ही करने लगता है, लेकिन यहाँ पे लूसी सबको बता रही होती है कि हम क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। फिर इसके बाद ये लोग पानी के थ्रू यहाँ पे लैंड के ऊपर क्रैश कर जाते हैं और इन लोग का प्लेन वहीं पे क्रैश होता है जहाँ पे मासूरो का सर्कस था। और यहाँ पे शिरोगाने को एहसास होता है कि शायद उसने पहली बार नारुमी को देखा है। वो विंग के ऊपर किसी को देखती भी है और उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। वो जाती है विंग के ऊपर चेक करने के लिए, लेकिन तब तक वहां से नारुमी जा चुका था। वो यहाँ पे आ जाता है लूसी से मिलने के लिए, लेकिन वो देखता है कि ऑलरेडी यहाँ पे लूसी के गले में एक बहुत बड़ा सा कील गाड़ दिया गया है और यहाँ पे एक ऑटोमाटा तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फिर बाद में होता ही है कि यहाँ पे जब सभी लोग रेस्क्यू करके नीचे लाए जा रहे थे, तभी एक ऑटोमाटा जो कि यहाँ पे नारुमी से लड़ रहा था वो नीचे आ जाता है। वो यहाँ पे ह्यूमन ब्लड पीना चाहता था, लेकिन गलती से वो यहाँ पे शिरोगाने का ब्लड पी लेता है। और प्रॉब्लम यही होती है कि कोई भी ऑटोमाटा किसी इंसान का ब्लड पी सकता है, लेकिन किसी शिरोगाने का ब्लड नहीं पी सकता, नहीं तो वो ब्लास्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे इस ऑटोमाटा के साथ यही होता है। वो अपने आप में ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन एन वक्त पे आकर के नारुमी इन दोनों को यहाँ से सेफली निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को ऐसा लगता है कि जिस आदमी ने हमारी जान बचाई है वो नारुमी है। और ऊपर से वहाँ पे इतना ज्यादा धुआं होता है कि जब नारुमी वहाँ से भागने लगता है तो ये लोग उसका पीछा तो करते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। फिर इसके कुछ दिनों के बाद इन्हें गाय मिल जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। और यहाँ पे शिरोगाने बताने लगती है कि ये मेरी टीचर है, जिसके बाद ये लोग भी गाय को अपने सर्कस में रख लेते हैं ताकि उसका इलाज कर सके। फिर रात हो जाने के बाद यहाँ पे मसूरो उससे पूछने लगता है कि वो कौन है। तब यहाँ पे शिरोगाने बताने लगती है कि वो मेरे टीचर है। उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को फ्रांस लेकर के गए थे ताकि मैं जाकर के वहाँ पे पपेट की ट्रेनिंग ले सकूं। फिर काफी सालों तक मेरी ट्रेनिंग चलती रही और इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैं खुद भी एक पपेट बन गई थी। लेकिन इसके अलावा गाय ने मेरी बहुत मदद की है, यही कारण है कि मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मसारो ये बात बताने लगता है कि तुमने देखा ना कि प्लेन क्रैश के दौरान जिस आदमी ने हमारी जान बचाई थी वो एकदम नारुमी की तरह दिख रहा था और मुझे लगा भी था कि 2 पल के लिए नारुमी जिंदा हो गया है। यहाँ पे शिरोगाने भी बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मुझे भी ऐसा लगा था कि वहाँ पे नारुमी को मैंने देखा। लेकिन हर रात को जब भी ये दोनों सोया करते थे तो इन दोनों को ही नारुमी के सपने आते थे। तब यहाँ पे मसूरो डिसाइड कर लेता है कि उसे पता करना है कि उसके डैड ने केवल उसी को पूरी प्रॉपर्टी क्यों दी और क्यों लोग उसके पीछे पड़े हुए उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस चक्कर में नारुमी को खो दिया है, लेकिन उस शिरोगाने को खोना नहीं चाहता था। इसलिए अगले सुबह वो चला जाता है इस बात का पता करने के लिए कि लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे नारुमी किसी तरीके से चाइना पहुंच जाता है और वो यहाँ पे लूसी के साथ होता है। लेकिन इसके अलावा एक और लड़की यहाँ पे होती है और इसका नाम होता है मिन्सी, जो कि मास्टर लियांग की बेटी होती है। ये मास्टर वही होता है जिसने कि नारुमी को चाइना में रहते हुए मार्शल आर्ट सिखाया था। फिर इसके बाद क्लूज को ढूंढने के लिए ये लोग डोजो भी गए थे लियांग के, लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें पता चला कि लियांग को भी ज़ोनोफा सिंड्रोम हो गया है। फिर इस बीमारी के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया ताकि उस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पे लूसी को ऐसा लग रहा होता है कि अगर इन लोगों ने लियांग को ढूंढ लिया तो शायद इन्हें मिडनाइट सर्कस भी मिल जाएगा, इसलिए ये लोग यहाँ पे मिल करके लियांग को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नारुमी को कुछ अजीब से सपने आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में वो किसी को कुछ बताता नहीं। फिर यहाँ पे नारुमी सोचने लगता है कि जो एक्वाविटा उसे दिया गया था वो बहुत ही थिक था और उसके अंदर ब्लड मिला हुआ था उस आदमी का जिसने वो एक्वाविटा बनाया था। बोला तो ये भी जाता है कि उस आदमी का सोल भी उस एक्वाविटा के अंदर मिला हुआ था। तो यहाँ पे नारुमी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो एक्वाविटा मुझे दिया गया है, तो यही कारण है कि उस आदमी के मेमोरीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें फाइनली लियांग मिल जाता है। लेकिन ये लोग जैसे लियांग के पास जाते हैं तो उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे नारुमी उसके सामने हंसने लगता है। उसकी बेटी तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लियांग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो बताने लगता है कि बीमारी ऐसी है कि जब तक तुम किसी सामने वाले को हंसते हुए ना देख लो या फिर हंसा ना दो तब तक ये दर्द जाता नहीं। लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें वाटर ऑफ लाइफ को पीना होगा। मेरे एंसेस्टर्स ने भी कई बार ट्राई किया था इस पानी को पीने का ताकि वो लोग अपनी बीमारी को ठीक कर सके। ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी समझ जाता है कि उसके मास्टर एक्वाविटा के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही पूरी सच्चाई बताया था अपने मास्टर को कि कैसे उसको बचाने के लिए एक्वाविटा का इस्तेमाल किया गया और आगे चल करके वो ऑटोमाटा से लड़ रहा है ताकि वो सभी बच्चों को या फिर आने वाले लोगों को इस डिजीज से बचाया जा सके। लेकिन मास्टर की बेटी को ये सारी कहानी झूठी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे लियांग बताने लगता है कि देखो अगर जो भी तुम बोल रहे हो सही है तो तुम्हें और भी कुछ जानना चाहिए। फिर वो उसको बताने लगता है कि ठीक 200 साल पहले बाई फैमिली के अंदर 2 भाई हुआ करते थे। बड़े वाले भाई का नाम था यिन और छोटे वाले भाई का नाम था जिन। दोनों ही पपेट्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करना जानते थे और दोनों चाहते थे पपेट्स ऐसा बनाना जो कि इंसानों की तरफ मूव करे। लेकिन इसके अलावा दोनों ही एल्केमी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो दोनों एक जर्नी पे निकल जाते हैं और 8 सालों के बाद वो लोग एक ऐसे टाउन में आ पहुंचते हैं जो कि होम ऑफ एल्केमी बोला जाता है और उस सिटी को बोला जाता था प्राग। फिर आ जाने के बाद वहाँ पे वो दोनों एक ऐसे एल्केमिस्ट से मिलते हैं जो कि बहुत पुराने समय से एल्केमी जानता है। वो दोनों उसके अप्रेंटिस बन जाते हैं। अब इस नई सिटी में आ जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि काफी लड़कियां उनके ऊपर फिदा थी।
यहाँ पे यिन बोलता भी है कि देखो अभी फिलहाल के लिए हम लड़कियों पे ध्यान नहीं दे सकते, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे जिन बोलने लगता है कि तुम लड़कियों पे ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन मैं तो दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हें डर लगता है उनसे बात करने में। और इतना बोलने करके वो लगातार अपने भाई को चिढ़ा रहा होता है। लेकिन जब यहाँ पे यिन को गुस्सा आता है तो जिन के पीछे दौड़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। यहाँ पे यिन माफी मांगता है लड़की से और लड़की बोलती है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही भाई लड़की की खूबसूरती देखने के बाद एकदम पागल हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये लड़की बता रही होती है कि मेरा नाम है फ्रांसिन, तुम दोनों का नाम क्या है। और फिर ये दोनों भाई अपना नाम बता देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई लगातार एल्केमी की पढ़ाई करने लगते हैं और दोनों लगातार इतनी मेहनत इसलिए कर रहे थे कि वो कैसे भी करके पपेट्स को ह्यूमंस की तरह काम करवाना सिखा सके। न केवल इतना ही बल्कि वो लोग पपेट्स को ह्यूमंस की तरह ही बनाना चाहते थे, यानी कि ह्यूमन की तरह बोलना चलना सब चीज करना जैसे ह्यूमन करता है। लेकिन इसके बाद एक दिन जब यहाँ पे फ्रांसिन सेब बेच रही थी तब यहाँ पे वो दोनों भाई फिर से उसको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन चला जाता है उस लड़की के पास, लेकिन यहाँ पे यिन बाकी लड़कियों की बातें सुन लेता है और ये सभी बोल रही होती है कि फ्रांसिन एक चोर है, इसलिए वो अपने भाई को बोलता भी है कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और बोलता है क्यों ना हम घूमने चले। फिर इसके बाद ये लोग एक कार्निवल में आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे शोज दिखाए जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिन होता है वो यहाँ पे फ्रांसिन के लिए कुछ लेकर के आता है खाने के लिए। फ्रांसिन थोड़ा सा खाती है और बाकी अपने पास रख लेती है। और ये चीज देखने के बाद यिन सोच रहा होता है कि किसके लिए ये सब लेकर के जाएगी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे फ्रांसिन बताती है कि चलो पपेट का शो देखते हैं। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जिन बता देता है कि हम दोनों भी पपेट्स को कंट्रोल करना जानते हैं, हमारी फैमिली शुरू से काम करते हुए आई है। अभी लोग पहुंच तो जाते हैं शॉप पे, लेकिन उधर पे कोई भी पपेट का शो हो नहीं रहा था क्योंकि फिलहाल के लिए जो पपेट को कंट्रोल करता है वो आया नहीं था। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रांसिन इन दोनों को फोर्स करती है कि तुम दोनों पपेट का शो करो। अब ये दोनों पपेट का शो कर देते हैं और यहाँ पे पूरी पब्लिक को उनका पपेट का शो बहुत अच्छा लगता है। इसके बदले में पब्लिक उन्हें खूब सारा पैसा भी देती है और काफी सारी चीजें देती है खाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि रात होते होते यहाँ पे जिन हो जाता है टल्ली और वो सो जाता है। यहाँ पे यिन उसको अपने कंधे पे कैरी करता है और घर तक छोड़ देता है। इसके अलावा वो यहाँ पे फ्रांसिन को ये बात भी बोलने लगता है कि तुम वो सारा खाना अपने पास रख सकती हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्रांसिन है उसको एक ऐसे रूम में ले आती है जहाँ पे कई सारे बच्चे थे और वो सारा खाना उन बच्चों को दे देती है। फिर इसके बाद वो देखता है कि फ्रांसिन कहीं भाग जाती है। वो जब उसका पीछा करता है तो उसे पता ये चलता है कि फ्रांसिन के शरीर पे एक मार्क है जो कि केवल चोरों को दिया जाता है। तब यहाँ पे फ्रांसिन बोलने लगती है कि तुम्हें पता चल गया ना कि मैं एक चोर हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्रांसिन बताने वाली होती है कि वो चोरी क्यों करती थी कि तभी उसके पेट से एक आवाज आती है और ये आवाज होती है भूख की, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसिन ने कुछ भी खाया नहीं होता। तो यहाँ पे यिन बोलता है कि चलो तुम्हारा ब्रेड वापस लेकर के आते हैं ताकि तुम आराम से खा सको। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए उसका जो ब्रेड होता है ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी खा रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रांसिन बताती है कि अगर इन लोगों का पेट भर गया तो मैं काफी दिनों तक भूखी रह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि इसके गेट के बाहर कोई खड़ा है। वो जैसे गेट खोल कर बाहर आती है तब तक यहाँ से फ्रांसिन भाग चुकी होती है। फिर इसके बाद ये दादी अम्मा यहाँ पे यिन को बात बताने लगती है कि वो लड़की हमारे लिए एक एंजल है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक स्लेव थी लेकिन वो भाग करके यहाँ पे आके बस गई और फिर उसके बाद उसने काफी सारे और जॉब किए, यहाँ तक कि अपने बालों को भी बेच दिया ताकि वो हमारा पेट पाल सके। क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते और यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं। यही कारण है कि वो उन सब के लिए ये सब काम करती है। लेकिन फिर एक दिन एक बच्चे को बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है और फिर उसको अच्छा खाना देने के लिए वो एक अंडा चुरा लेती है, लेकिन यहाँ पे वो पकड़ी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक और गरीब आदमी उसके बारे में पुलिस को बता देता है, वो भी चंद पैसों के लिए। यहाँ तक कि जिस बच्चे की वो मदद करना चाहती थी वो मर जाता है और फिर उस लड़की को लगातार 1 महीने तक जेल के अंदर बंद रखा जाता है। और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसको खुश रखना। अब यहाँ पे जब यिन को पता चल जाता है फ्रांसिन की सच्चाई के बारे में तो सोच रहा होता है कि वो इतने समय से कर क्या रहा था। फिर बाद में वो अपने भाई को बताने लगता है कि एल्केमी एक ऐसी पढ़ाई है जिसके बाद हम खुद की हेल्प कर पाते हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का अगर हम दूसरों की हेल्प ना कर पाए। ये सुनने के बाद यहाँ पे जिन बोलने लगता है क्या तुम फ्रांसिन से मिले थे। तब यहाँ पे यिन बोलता है कि हाँ मैं उससे मिला था। तो बोलने लगता है कहीं तुम्हारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं। यिन मना कर देता है और बोलता है कि नहीं जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे जिन बोलने लगता है कि देखो भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब इसके बाद दोनों भाई आपस में बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब यहाँ पे यिन चर्च के अंदर आता है तो देखता है वहाँ पे फ्रांसिन को। वो पूछने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम प्रेयर में क्या मांग रही थी भगवान से। तो यहाँ पे बोलने लगती है कि मैं प्रेयर में ये मांग रही हूँ कि दुनिया की सारी जितनी भी बीमारी है वो खत्म हो जाए। ये सुनने के बाद यहाँ पे यिन सोचने लगता है कि एक ऐसी लड़की है जो कि हमेशा अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचती है। भला ये खुद एक बुरी हालत में है लेकिन उसके बावजूद भी ये चाहती है कि दुनिया की हर एक बीमारी खत्म हो जाए। फिर इसके बाद वो यहाँ पे फ्रांसिन को बोल देता है कि क्या तुम मेरी बनना चाहोगी। लेकिन फ्रांसिन यहाँ पे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी कैसे बन सकती हूँ, एक तो मैं चोर हूँ और ऊपर से तुम्हें पता ही है ना कि मेरे पास कितने सारे बच्चे हैं जिनका मुझे ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे यिन बोल देता है कि उसका चिंता मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चोर हो या नहीं, और ऊपर से तुम्हारे जितने ही बच्चे हैं मैं उन सबको पाल लूंगा, मैं कोई ना कोई जॉब भी कर लूंगा, और तुम चिंता मत करो मेरे एल्केमी की, मैं वो भी छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। और फिर यहाँ पे फ्रांसिन मान जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यिन को जो कि उसको एक रिंग पहनाता है। अब ये रिंग बेसिकली एक धागे की होती है, लेकिन बाद में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा
सा रिंग लेकर के आऊंगा। अब ये दोनों तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे और फिर दोनों चर्च से निकल भी जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा खुशी में ये दोनों देखना भूल जाते हैं कि वहाँ पे जिन भी था जो कि वहाँ पे रो रहा होता है क्योंकि उसने फ्रांसिन को खो दिया। लेकिन फिर उसी दिन रात में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन भगा ले जाता है फ्रांसिन को और वो कहाँ ले जाता है इसके बारे में येन को पता नहीं होता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लियांग बताने लगता है कि मुझे बाकी की स्टोरी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि मुझे बाकी की स्टोरी पता है। और यहाँ पे फिर वो बताने लगता है कि पूरे 9 साल येन ढूंढने लगता है अपने भाई और अपनी बीवी को और फाइनली 9 सालों के बाद उसको अपना भाई मिल भी जाता है। जब वो जिन से मिलता है तो वो यहाँ पे आया था उसको मारने के लिए। वो लगातार अपने भाई से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि फ्रांसिन मेरी बीवी थी। लेकिन यहाँ पे जिन बताता है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो अब मेरी बीवी है और ऊपर से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम तो मेरे बड़े भाई थे। तुम्हें अच्छे से ये बात पता थी कि मैं फ्रांसिन को पसंद करता था। तुमने कहा था कि तुम फ्रांसिन को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने चर्च में उसको प्रपोज कर दिया। और तुम्हें क्या बात पता है कि जिस दिन तुमने उसको प्रपोज किया था उस दिन मैं चर्च में ही था। ये बात सुनते ही यहाँ पे येन अपने होश में आ जाता है और फिर उसको समझ में आता है कि सही में उसने अपने भाई का दिल तोड़ दिया है। और फिर वो ये सोच रहा होता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। लेकिन तभी यहाँ पे जिन लगातार हंसने लगता है और अपने भाई से बोल रहा होता है कि देखा मैंने तुम्हें चौंका दिया। और उसके बाद वो लगातार हंस ही रहा था। तब यहाँ पे येन समझ जाता है कि ये अब उसका छोटा भाई नहीं रहा। तभी यहाँ पे जिन उसको बताने लगता है कि मैं एल्केमी के अंदर कई सारे रिसर्चेस करता जा रहा हूँ। ऐसा करने से मेरे को एक ऐसा मेडिसिन बनाना है जिससे कि मैं फ्रांसिन को ठीक कर सकूं। ये बात सुनते ही यहाँ पे येन को फिक्र होने लगती है फ्रांसिन की और वो तुरंत ही पूछता है कि वो है कहाँ। तुरंत ही वो एक हट के अंदर आ जाता है जिसका दरवाजा खोलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की थी। वो जब खिड़की से झांकता है तो उसको वहाँ पे फ्रांसिन दिख जाती है। यहाँ पे फ्रांसिन भी खुश थी येन को देखने के बाद। तब यहाँ पे येन बोलने लगता है कि मेरे पास आओ। यहाँ पे फ्रांसिन उसके पास जाना तो चाहती थी लेकिन उसके पाँव में बेड़ियां थी। तब यहाँ पे येन बोलने लगता है कि ये किसने किया है तुम्हारे साथ। यहाँ पे फ्रांसिन बताने लगती है कि विलेज वाले नहीं चाहते कि उनका परिवार भी मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो जाए और यही कारण है कि मेरे को यहाँ पे बंद रखा गया है। देखो मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी तुम्हें भी लग जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन यहाँ पे येन बोलने लगता है कि भले मुझे कोई बीमारी हो जाए या फिर मैं यहाँ पे मर जाऊँ, लेकिन मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है। फिर इसके बाद वो फ्रांसिन को अपने पास बुलाता है और बताने लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को देखता हूँ और पता करता हूँ कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, क्योंकि रास्ते में 9 सालों के अंदर मैंने चाइनीज और वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, तो हो सकता है मैं तुम्हें ठीक कर सकूँ। फिर इसके बाद वो फ्रांसिन की बॉडी को एग्जामिन करने लगता है। तब यहाँ पे फ्रांसिन उसको बोलने लगती है कि क्या तुम जिन से मिले। यहाँ पे येन बताने लगता है कि हाँ मैं उससे मिला तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं उससे कभी मिलना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे फ्रांसिन बोलती है कि अपने भाई से गुस्सा मत होना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने जब से उसको पता चला है कि मेरी बीमारी है तब से लगातार वो इसका क्योर ढूंढ रहा है। यही कारण है कि उसको आराम करने का कहीं मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रांसिन बोलने लगती है कि अब मैं और थोड़ी देर के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती, मुझे बैठना ही होगा। और वो बैठ जाती है। ये देखने के बाद यहाँ पे येन समझ जाता है कि फ्रांसिन की बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा वीक होते जा रही है, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा कि उसको किस तरीके का डिजीज है। लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे विलेजर्स आ जाते हैं जो कि देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हट है उसका दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो लोग तुरंत ही यहाँ पे आने के बाद हमला कर देते हैं येन के ऊपर और उसको दूर लेके जा रहे होते हैं फ्रांसिन से। लेकिन जब मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ तब जाकर के मुझे छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद मैं चले जाता हूँ जिन के मैंशन में और वहां जाकर के लगातार एल्केमी में रिसर्च करने लगता हूँ ताकि मैं किसी तरीके से फ्रांसिन की मदद कर सकूँ। रिसर्च के दौरान कई बार मैं बेहोश हो जाता, लेकिन फिर मैं उठता और फिर अपने काम पे लग जाता। फिर कई सालों तक इसी तरीके से करने के बाद फाइनली मैंने सॉफ्ट स्टोन का इजाद कर लिया। ये एक ऐसा स्टोन है जो कि एक्वावीटा प्रोड्यूस कर सकता है। फिर इस स्टोन को लेकर के वो जाने लगता है फ्रांसिन के पास, लेकिन वो देखता है रास्ते में कि जिस घर के अंदर यहाँ पे फ्रांसिन को रखा गया था उस घर को जला दिया जाता है विलेजर्स के द्वारा। वो तुरंत ही वहाँ पे आने के बाद दीवार को तोड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे फ्रांसिन बोलती है कि उस स्टोन को लेकर के जाओ और उनकी मदद करो जिनको सही में इसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पे येन बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। तब यहाँ पे फ्रांसिन बोलने लगती है कि मुझे बचा के करोगे भी क्या, क्योंकि मैं 9 साल जिन के साथ रही हूँ, तुम्हें पता है ना कि 9 साल के अंदर क्या क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे येन बोलने लगता है मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे फ्रांसिन बोलने लगती है कि मैंने गॉड के सामने एक कसम खाई थी कि मैं केवल तुम्हारी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने 9 साल गुजार दिए हैं जिन के साथ। तो यही कारण है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि 9 सालों को मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हें याद है ना वो कार्निवल जिसमें हमने खूब मजे किए थे, याद है उस दिन मैं खूब हंसी थी। तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना हंसाया, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना प्यार किया, लेकिन इतना ही हमारा साथ था और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि शायद अगला जीवन अगर हमें कभी मिले तो मैं फिर से चाहूंगी तुमसे मिलना, लेकिन इस बार हो सकता है मैं तुमसे प्यार ना करूँ, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए अपना दिल भी ना खोलूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहूंगी कि तुम फिर से लगातार कोशिश करो और कोशिश करो मुझे पाने की, और फिर आखिरी में हम दोनों एक हो जाएं। अब यहाँ पे येन अपने आंखों के सामने फ्रांसिन को जलते हुए देख रहा था, लेकिन जलने के दौरान वो कुछ बोलती है, लेकिन यहाँ पे येन को समझ में नहीं आता और तब तक यहाँ पे विलेजर्स आकर के उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे येन जाने लगता है अपने घर की तरफ। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि रास्ते में उसको जिन मिल जाता है। जिन के हाथ में भी सेम वैसे ही पत्थर था जिसकी खोज यहाँ पे येन ने की थी। जिन यहाँ पे बताने लगता है कि फ्रांसिन ने मेरे को एक बार भी प्यार नहीं किया, तुम्हारे पास वो हर एक चीज थी जो कि मेरे को चाहिए थी। लेकिन फिर यहाँ पे येन बोलने लगता है कि तुम्हें सही में लगता है क्या वो मुझसे प्यार करती थी और तुमसे नहीं करती थी? तो अगर ऐसा बात था तो 9 सालों के अंदर उसने एक बार भी भागने की कोशिश क्यों नहीं की?
इतना बोलने के बाद वो फ्रांसिन के बाल देता है यहाँ पे जिन को और बताने लगता है कि वो हम दोनों से ही प्यार करती थी, बस फर्क इतना है कि तुम ये सब देख नहीं पाए। और फिर इस हादसे के बाद यिन चला जाता है विलेज को छोड़ करके हमेशा के लिए। और फिर यहाँ पे जिन लेकिन विलेज के अंदर ही रुक जाता है। और फिर इसके बाद 23 साल बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन ने एक पपेट बनाया है जो कि एकदम फ्रांसिन की तरह दिखाई देती है, यहाँ तक कि इसके जो बाल हैं वो भी ओरिजिनल फ्रांसिन के हैं। फिर यहाँ पे वो एक्वाविटा डाल देता है इस पपेट के अंदर और जब ये पपेट अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने मास्टर को बोलने लगती है कि आपको मुझसे क्या काम है। लेकिन यहाँ पे जिन बोलने लगता है कि मेरे को मास्टर ना बुला करके तुम डियर बुलाओ। यहाँ पे फ्रांसिन वैसे ही करने लगती है। लेकिन फिर इसके बाद जिन बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें कुछ क्लाउन से मिलाता हूँ जिसके बाद तुम खुश हो जाओगी। और ये सारे यहाँ पे लगातार परफॉर्म कर रहे थे फ्रांसिन के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांसिन एक बार भी हंस नहीं रही थी। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे जिन को फिक्र हो रही थी। वो लगातार सवाल कर रहा था कि क्या हो गया इसको, ये हंस क्यों नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे जिन ठान लेता है कि वो फ्रांसिन के चेहरे पे स्माइल वापस लेकर के आएगा। फिर वो उसको बताने लगता है कि इन विलेजर्स ने ठीक 23 साल पहले मुझे तुमसे छीन लिया था, यही कारण है कि मैं इन विलेजर्स की मदद से तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लेकर के आऊंगा। इतना बोलने के बाद यहाँ पे जिन विलेज के हर एक मेंबर को ज़ोनोफा सिंड्रोम से इन्फेक्ट कर देता है और बताने लगता है कि तुम्हें किसी को हंसाना होगा अगर तुम्हें अपने पेन से रिलीफ पाना है तो। लेकिन हो सकता है तुम में से हर कोई दर्द में हो, यही कारण है कि तुम लोग एक दूसरे को ना हंसा पाओ, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम कैसे भी करके फ्रांसिन को हंसा दो। लेकिन तभी यहाँ पे लूसी बताने लगती है कि उस विलेज में मैं भी रहा करती थी और ये सब मेरे साथ भी हो रखा है। इनफैक्ट मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि क्लाउन्स यहाँ पे फ्रांसिन को हंसाने के लिए विलेजर्स को लगातार मारा करते थे। अब विलेज का हर एक बंदा मर जाता है, लेकिन आखिरी में एक छोटी बच्ची बच जाती है। तब यहाँ पे जिन डिसाइड करता है कि वो उस छोटी बच्ची को खुद से मारेगा। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ आ जाती है उसको बचाने के लिए और वो हमला कर देती है जिन के ऊपर। लेकिन बीच में आ जाती है फ्रांसिन अपने मालिक को यानी कि जिन को बचाने के लिए। और यहाँ पे वो जिन की जान तो बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसके कपड़े फट जाते हैं। और यहाँ पे फिर उस औरत को पता चलता है कि जिस लड़की को हंसाने के लिए यहाँ पे जिन लगातार हर एक विलेज वाले को बोल रहा था वो एक्चुअली में एक पपेट है। और यहाँ पे जिस औरत ने यहाँ पे हमला किया था फ्रांसिन के ऊपर वो लूसी होती है। तब यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि लूसी अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चली जाती है किसी और विलेज में, लेकिन उस विलेज में भी ज़ोनोफा सिंड्रोम फैल जाता है। और इस डिजीज की सबसे खराब बात यही है कि आखिरी स्टेज पे आप मर नहीं सकते। यही कारण है कि विलेज वाले लोग और हम लोग तड़प रहे थे मरने के लिए, लेकिन हम मर नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मेरे सामने एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो यहाँ पे आने के बाद मुझे एक्वाविटा पिलाता है और मेरे साथ मेरी बेटी की भी जान बचा लेता है। फिर इसके बाद वो पूरी सच्चाई बताता है कि जिन ने ये सब किस लिए किया था। पूरी सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पे लूसी डिसाइड करती है कि वो अपना बदला लेके रहेगी। तब यहाँ पे वो मास्क वाला आदमी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम मेरे अंडर काम करो, जिसके बाद तुम हर एक पपेट को हरा पाओगी और फिर उसके बाद अपना बदला भी ले लेना। इतना बोलने के बाद ये आदमी यहाँ पे स्टोन को फेंक देता है कुएं के अंदर और फिर कुएं के अंदर से लगातार पानी निकलने लगता है और बारिश होने लगती है एक्वाविटा की। ये आदमी बताता है कि इस पानी से जितने विलेजर्स हैं वो सारे बच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन और भी लोग जो ज़ोनोफा सिंड्रोम से इफेक्ट हैं वो बहुत दूर से इस कुएं के पास आएंगे इसका पानी पीने के लिए। लेकिन याद रहे कि तुम्हें केवल उन्हीं लोगों को पानी देना है जो सही में बदला लेना चाहते हैं जिन से। लेकिन यहाँ पे लूसी पूछने लगती है कि हम उन पपेट से फाइट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि एक काम करो, चाबी लो और कल यहीं पे इसी समय में आ जाना और इस संदूक को खोलना, लेकिन अभी के लिए अपने घर चले जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पे लूसी पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि वैसे तो मेरा जन्म चाइना में हुआ था, लेकिन जापान में रहने की वजह से मुझे एक नाम दिया गया है सिरोगाने, और अब से यही मेरा नाम है। फिर इसके बाद यहाँ पे लूसी जो है यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया है कि सिरोगाने कोई और नहीं बल्कि यिन है जो कि यहाँ पे आया है सबकी जान बचाने के लिए। और फिर वो बताने लगता है कि इस कुएं का पानी तब तक ही सुरक्षित रहेगा जब तक कि इसके अंदर किसी ह्यूमन की सोल को डाल ना दिया जाए, यानी कि ह्यूमन सोल को पानी के अंदर मिला दिया जाएगा, तभी जाकर के पानी लंबे समय के लिए प्रिजर्व रहेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सोल को इस कुएं के पानी के अंदर मिला देगा ताकि वो सभी विलेजेस को कंट्रोल कर सके और यहाँ पे जिन के जितने भी ऑटोमाटा है उन सबको खत्म किया जा सके। लेकिन कुएं में गिरने से पहले यहाँ पे वो लगातार बोल रहा होता है कि फ्रांसिन, मुझे पता है कि तुम दूसरी दुनिया में अकेली हो, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद उस कुएं के अंदर कूद जाता है। लेकिन फिर अगले दिन लूसी वहाँ पे आ जाती है कुएं के पास। वो जैसे ही कुएं से पानी निकाल करके उसको पीती है तो उसके दिमाग में कई सारे आइडिया आने लगते हैं। उसको यहाँ पे एल्केमी के बारे में और कई सारे फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पता चल जाता है। यहाँ तक कि उसको ये बात भी पता चल जाती है कि ऑटोमाटा को कैसे बनाया जाता है और उनके क्या वीकनेसेस हैं। ऊपर से उसको पपेट कंट्रोल करना भी आ जाता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा यहाँ पे लूसी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके इमोशंस अचानक से बदल गए हैं। लगातार वो बस सोच रही है ऑटोमाटा के बारे में और उनको खत्म करने के बारे में। लेकिन ये बात सुनते ही यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि मैंने भी एक्वाविटा पिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ। तो यहाँ पे लूसी बोलने लगती है कि एक गधे को टाइम लगता है समझने में। लेकिन तब यहाँ पे लियांग की बेटी पूछने लगती है कि हमें ये बात तो पता चल गई कि यिन कैसे मरा, लेकिन जिन कैसे मरा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ऑटोमाटा आ जाता है। ये वही ऑटोमाटा है जिसको बनाया गया था जिन के द्वारा और इस ऑटोमाटा का नाम है पेंटालोनी। तभी बताने लगता है कि जिन ने कोशिश की थी लगातार यहाँ पे फ्रांसिन को हंसाने की, लेकिन वो एक बार भी हंस नहीं रही थी। और यही कारण था कि यहाँ पे जिन को गुस्सा आ जाता है फ्रांसिन के ऊपर। वो लगातार बोल रहा होता है कि मैंने ही तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें इस तरीके से बनाया कि तुम इंसान की तरह दिखाई दो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। यही कारण है कि मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। और फिर वो आखिर में उसको मार देता है।
लेकिन ये करने के बाद यहाँ पे जिन तो चला जाता है विलेज को छोड़ करके, लेकिन पता ही चलता है कि फ्रांसिन अभी जिंदा थी। फिर इसके बाद फ्रांसिन यहाँ पे सभी ऑटोमाटा की लीडर बन जाती है और फिर आगे चल करके वो अपनी ही तरह और ऑटोमाटा बनाती है। यहाँ पे वो जितने भी पुराने ऑटोमाटा थे उन सबको एक काम देती है कि किसी तरीके से तुम लोग ये बात पता लगाओ कि तुम फ्रांसिन को कैसे हंसा सकते हो। तो यहाँ पे होता यूं है कि जिन विलेज तो छोड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे फ्रांसिन का केवल एक ही सपना था कि वो अपने आप को किसी तरीके से हंसा पाए। यही कारण है कि वो सभी ऑटोमाटा को बोलती है कि जाओ और मुझे हंसा के दिखाओ। और इसलिए यहाँ पे पेंटालूनी इन लोगों को बताने लगता है कि मुझे किसी तरीके से एक्वाविटा पीना होगा ताकि मैं उसकी फीलिंग्स को समझ पाऊं और ये समझ सकूं कि फ्रांसिन को कैसे हंसाया जा सकता है। और इसी प्रोसेस में हमने मिडनाइट सर्कस को स्टार्ट किया था। पेंटालूनी यहाँ पे ये बात भी रिवील करता है कि हमारे जो क्रिएटर यानी कि जिन है उसने इसी स्प्रिंग वाटर के अंदर अपना स्टोन फेंक दिया था, इसलिए ये वाटर भी एक एक्वाविटा है जो मुझे पीना होगा। लेकिन यहाँ पे लियांग उसको ऐसा करने से मना कर देता है। तभी पेंटालूनी उसके ऊपर हमला तो कर देता है, लेकिन यहाँ पे लियांग सिर्फ एक ही किक के अंदर उसको रॉक के अंदर फंसा देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे वो सबको बताने लगता है कि ये देखो मेरे पास काफी सारे बम है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खत्म कर दूं। लेकिन यहाँ पे नारुमी और यहाँ पे लियांग की बेटी भी दोनों बोल रहे होते हैं कि आप एक्वाविटा पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लियांग ऐसा करने से मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ बहुत जी ली और इस लाइफ में मैंने भी कई सारे गलत काम किए हैं, यही कारण है कि अब मुझे अपनी लाइफ खत्म करनी है। फिर यहाँ से जब सब लोग चले जाते हैं तब यहाँ पे पेंटालूनी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लियांग के पास वो आता है लियांग अपने आप को उड़ा लेता है। और इधर यूएसए में एक बहुत बड़ा सा हेडक्वार्टर होता है जिसके अंदर कई सारे लोग थे। यहाँ पे लड़की बता रही होती है कि सहारा डेजर्ट के अंदर मिडनाइट सर्कस का लोकेशन लोकेट किया गया है, इसलिए हमें वहां जाना होगा। और यहाँ तक कि उस सर्कस के पास कई सारे सिरोगाने आएंगे हमारी मदद करने के लिए, और अभी फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन हम कई सारे सिरोगाने के साथ भी बांटेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे स्टेज पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है फेसलेस। वो यहाँ पे आने का सबको बता रहा होता है कि अब जाकर के हम सभी ऑटोमाटा को खत्म कर देंगे। और इधर पे हम देखते हैं कि जब लियांग मर जाता है तब उसका जो कुत्ता होता है वो भी एक सिरोगाने ही था। और यहाँ पे लियांग तो भले ही मर गया था लेकिन पेंटालूनी अभी भी जिंदा होता है और वो मिडनाइट सर्कस की तरफ भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे कुत्ते को उसकी सेंट आ जाती है और यही कारण है कि ये सब लोग पहुंच जाते हैं मिडनाइट सर्कस के पास। लेकिन तभी यहाँ पे लूसी इन दोनों को बता रही होती है कि चाहे आज हम खत्म हो जाए या फिर ऑटोमाटा खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से भागने वाले नहीं है। हमें किसी तरीके से मिडनाइट सर्कस को खत्म करना होगा इससे पहले कि ये लोग दुनिया के हर एक इंसान को ज़ोनोफा सिंड्रोम से इन्फेक्ट कर दें। लेकिन जिस दिन ये लोग मिडनाइट सर्कस के पास पहुंच गए थे उसी दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ईरियो जो है लगातार अपना वेकेशन मना रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो कसिनो से काफी सारे पैसे लेकर के भाग गया था। लेकिन तभी एक सिरोगाने वहाँ पे आकर उसकी मदद करता है और बाद में बताने लगता है कि मेरा नाम है जॉर्ज और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए काम करो ताकि तुम्हें थोड़ा सा मजा आए। और यहाँ पे ईरियो उसके लिए मान भी जाता है लेकिन बोलता है कि तुम मुझे पैसे कितने दोगे। और यहाँ पे नारुमी ये देख करके हैरान था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से फिर कई सारे सिरोगाने आसमान से उड़ते हुए यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि फेसलेस की जो टीम होती है वो भी यहाँ पे पहुंच जाती है। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं कि उसकी टीम में जो लड़की थी वो चली जाती है यहाँ पे मिडनाइट सर्कस के गेट के पास और जाकर के बोलने लगती है कि हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहते हैं जहाँ पे तुम्हारी टीम होगी टीम ए और हमारी होगी टीम बी, और हमारी टीम लगातार तुम्हारी टीम से एक एक करके फाइट करेगी और आखिरी में जिसकी टीम के ज्यादा मेंबर्स बचेंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। इतना बोलने के बाद ही लड़की अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही लड़की बाहर भी आ जाती है तो हर किसी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये लड़की जीत गई है। लेकिन बाहर इसका केवल सिर ही आता है और बॉडी अंदर ही रह जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोमाटा जिसका नाम है दोतोरे उसने उसको हरा दिया। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे दोतोरे सबको बोलने लगता है कि अगर तुम्हें फिर भी गेम खेलना है तो एक काम करो, सर्कस के अंदर आते रहो, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। इतना बोलने के बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पे फेसलेस को जो नाटक करने लगता है कि उसका एक साथी मर गया है और फिर वो सबको बोल रहा होता है कि मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उसका ये एक्ट देखने के बाद यहाँ पे जितने पीछे सिरोगाने होते हैं वो सारे हंस रहे होते हैं। तब यहाँ पे नारुमी समझ जाता है कि इनके अंदर किसी तरीके का दिल नहीं है, यानी कि अगर कोई मर भी जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर यहाँ पे हम देखते हैं लूसी को जो कि नारुमी को बोलने लगती है कि इन लोगों को छोड़ो, हम अपनी टीम में डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी और फिर उसके बाद मेरी स्टूडेंट फातिमा जाएगी और इसके अलावा मेरे कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, वो लोग जाएंगे फातिमा के बाद। लेकिन अगर वो लोग भी काम पूरा ना कर पाए तब जाके नारुमी जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे फेसलेस की टीम का एक सिरोगाने अंदर चला जाता है और वो धीरे धीरे करके 2 ऑटोमाटा को खत्म भी कर देता है। फिर बाकी सब लोग सोच रहे होते हैं कि अगर इसी तरीके से सभी ऑटोमाटा को खत्म करता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्द फ्रांसिस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे दोते आ जाता है जो कि बोलने लगता है कि देखो दोस्तों, इन लोगों ने हमारे भाइयों को खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद वो रिवील करता है कि उसके पास कई सारे ऑटोमाटा हैं जो कि बहुत छोटे हैं, यानी कि उसके अंडर काम करते हैं। लेकिन आखिरी में वो रिवील करता है अपने ट्रम्प कार्ड को, मैरीगो राउंड को, जो कि बेसिकली एक ऑटोमाटा है और उसके पूरे सिर पे एक झूला है। तब यहाँ पे हम देखते हैं सिरोगाने को जो कि डायरेक्ट उसके ऊपर हमला करने चला जाता है। लेकिन ये मैरीगो राउंड तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और अपने सिर पे रखा जो झूला होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और इस झूले के अंदर वैसे तो कई सारे वेपन्स थे, लेकिन ये देखने के बावजूद भी यहाँ पे सिरोगाने उसके ऊपर हमला करने चला जाता है और वो घायल भी हो जाता है। यहाँ पे नारुमी उसको मना भी करता है कि तुम हार गए हो, तुम पीछे आ जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी सिरोगाने ऐसा कुछ भी नहीं करता और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये देखने के बावजूद भी यहाँ पे एक और सिरोगाने चली जाती है इस बड़े से मैरीगो राउंड को खत्म करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा कुछ कर नहीं पाती, वो घायल भी हो जाती है। यहाँ पे नारुमी उसको मना भी
भी करता है, लेकिन इस सिरोगाने उसकी कोई बात नहीं सुनती और आखिरी में वो भी मर जाती है। फिर यहाँ पे नारुमी डिसाइड करता है कि वो जाएगा इस झूले से लड़ने के लिए। वो तुरंत ही इस झूले को तोड़ देता है और बाद में ऑटोमाटा बोलता है कि नीचे आ जाओ। यहाँ पे नारुमी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है तुरंत ही ऑटोमाटा अपने ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है और उसके जरिए यहाँ पे नारुमी को खत्म करने वाला था। फातिमा यहाँ पे देख लेती है कि नारुमी की जान खतरे में है, इसलिए तुरंत ही उसकी मदद करने जाने वाली थी, लेकिन दो ऑटोमाटा उसका रास्ता यहाँ पे रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नारुमी को भी कोई खतरा नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही जान लिया था कि ये क्या करने वाला है। और फिर वो अपने लेफ्ट हैंड में लगे ब्लेड को एक्टिवेट करता है और उसके बाद बाकी सारे ब्लेड जो झूले के अंदर थे उन सबको तोड़ देता है। और यहाँ पे ये दोनों ऑटोमाटा बोल रहे होते हैं कि हम दोनों लड़ना चाहते हैं दोनों लड़कियों से, लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही यहाँ पे लूसी चढ़ जाती है मीसिया पे और फिर अपना ब्लड जो है उसको थोड़ा सा पिला देती है और बताने लगती है कि अब तुम्हारी बॉडी के अंदर भी ज़ोनोफा है। लेकिन यहाँ पे मीसिया बोलने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तुम्हारी तरह इमॉर्टल नहीं बनना, मुझे उस ऑटोमाटा से लड़ना है, वो भी एक ह्यूमन बन करके। लेकिन तभी यहाँ पे लूसी बोलती है कि थोड़ा सा ब्लड पी लेने की वजह से तुम इमॉर्टल नहीं बन गई हो। लेकिन तभी यहाँ पे फातिमा भी बोलने लगती है उसको कि देखो मीसिया, तुम अगर शॉप पे जाती हो तो तुम्हें कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, उसी तरीके से अगर तुम चाहती हो उस ऑटोमाटा को हराने के लिए तो तुम्हें अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा। और यही चीज हम सभी सिरोगाने ने किया है, यानी कि हमने इंसानों वाली हर एक चीज को त्याग दिया है, यानी कि उनके अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं हमने उनको भी त्याग दिया है, तभी जाकर के हम सिरोगाने बन पाए हैं। इसलिए अगर तुम्हें भी यहाँ पे सभी ऑटोमाटो को हराना है तो तुम्हें अपने अंदर के इंसान को खत्म करना होगा। इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही एक ऑटोमाटा इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोनों इस हमले से बच जाते हैं। और फिर ये देखने के बाद यहाँ पे फातिमा तुरंत ही अपने पपेट को ले आती है, लेकिन फिर ये ऑटोमाटा चला जाता है यहाँ पे मिन्सिया के ऊपर हमला करने के लिए और वो बहुत ही आराम से यहाँ पे मिन्सिया के ऊपर हमला कर भी देता है। यहाँ पे फातिमा अपने पपेट के जरिए कई सारे हमले करती है ऑटोमाटा के ऊपर, लेकिन ये ऑटोमाटा उन सारे हमलों से बच करके यहाँ पे फातिमा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे नारुमी की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो मैरी गो राउंड है वो अपने पास उसको आने नहीं दे रहा है। फिर इधर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मिन्सिया एक प्लान के साथ आती है। वो बोलती है कि हम कैसे भी करके इन ऑटोमाटा को अलग करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फातिमा अपने पपेट के जरिए एक ऑटोमाटा को पकड़ लेती है। फिर इसके बाद मिन्सिया उस पपेट के अंदर से आती है और फिर यहाँ पे वो चली जाती है दूसरे वाले ऑटोमाटा के ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे इस ऑटोमाटा को भी लग रहा होता है कि मिन्सिया उसके ऊपर हमला करेगी और ये तैयार था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा यहाँ पे मिन्सिया जो है जानबूझ करके उस मोटे वाले ऑटोमाटा की उंगलियां काट देती है। ऐसा मिन्सिया इसलिए करती है क्योंकि लड़ाई से पहले हमने देखा है कि दोनों ऑटोमाटा लगातार एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की मदद करते हैं, तो अब जाकर के अगर उंगली नहीं रहेगी तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद ये दोनों ऑटोमाटा इन दोनों लड़कियों के कपड़े फाड़ देते हैं क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि बिना कपड़ों के ये दोनों लड़कियां लड़ नहीं पाएंगी। अब थोड़ी देर के लिए तो ये दोनों लड़कियां रो रही होती है, लेकिन उसके बाद ये दोनों लड़कियां अचानक से अटैक कर देती है इन दोनों ऑटोमाटा पे और इन दोनों को खत्म भी कर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इधर पे नारुमी को जो कि उस मैरी गो राउंड को भी हरा देता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे कुछ कपड़े ले आता है ताकि यहाँ पे फातिमा का बॉडी ढक जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे दो तोरे बताने लगता है कि अब बारी है अगले राउंड की, जिसके बाद इन्हें नीचे ले आया जाता है। अब इधर पे आ जाने के बाद यहाँ पे दो तोरे बताने लगता है कि तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं और इनमें से अगर सही दरवाजा तुमने चुन लिया तो उसके बाद तुम फ्रांसिन को देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे मिसिन बोलने लगती है कि चलो हमें एक दरवाजा खोल करके अंदर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिसिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि लड़ाई की वजह से उसको काफी सारी चोट आई थी। तब यहाँ पे हम देखते हैं फेसलेस को जो कि बताने लगता है कि इस कैप्सूल के अंदर इसको बैठा दो क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिसकी मदद से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे नारुमी सोच रहा होता है कि इतने समय से तुम इसको लेके कहाँ घूम रहे थे। तो यहाँ पे फेसलेस बताने लगता है कि एक मेडिकल कैप्सूल है जिसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ और जब चाहे बड़ा भी कर सकता हूँ, चिंता मत करो, यहाँ पे उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे फातिमा फिलहाल के लिए रुक जाती है उसके साथ ताकि उसका इलाज करवा सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग आपस में दो टीम में बढ़ जाते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग डोर को खोल करके उसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे नारुमी की टीम डोर खोल करके अंदर आ तो जाती है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ केवल अंधेरा था, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे लीना बताती है कि तुम लोग को भली ना दिखाई दे रहा हो लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है और हमारे सामने सीढ़ियां हैं जिसे हमें पार करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लोग सीढ़ियों से जा रहे होते हैं तो यहाँ पे स्टीव अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोल रहा होता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और उसके पीछे जो सिरोगाने होता है उसका नाम होता है टॉर और वो बोल रहा होता है कि मैं जर्मनी से हूँ। लेकिन यहाँ पे नारुमी इन दोनों पे ध्यान नहीं दे रहा था। तब यहाँ पे स्टीव बोलता है कि ऐसा क्या हो गया, हम लोगों ने क्या कर दिया। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपनी लाइफ को कैजुअली लेते हैं और किसी भी चीज के लिए अपनी जान दे देते हैं। तब यहाँ पे स्टीव उसको अपनी फैमिली की फोटो दिखा करके बोलने लगता है कि हम सब यहाँ पे आए हैं अपनी किसी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और याद रखना कि अगर फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े तो जान दे देनी चाहिए। और यहाँ पे टॉर भी बोल रहा होता है कि मेरी एक फियांसे है जर्मनी में। लेकिन यहाँ पे लीना बोलती है कि ये सारे इमोशंस किसी काम के नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें फाइटिंग करना है और किसी फाइट में जीतना है तो तुम्हें अपने इमोशंस को साइड रख करके लड़ना पड़ता है। ये लोग बातें करते हुए एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे दोतोरे इनको बता रहा होता है कि तुमने सही दरवाजा चुना है। इसका मतलब ये है कि तुम लोग फ्रांसिन को देख सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि तुम्हें उससे पहले फाइट करना होगा क्योंकि तुम्हारे सामने जो दरवाजा है अगर तुम उसको खोल करके उसके पार जाओगे तब जाकर के तुम्हें फ्रांसिन दिख जाएगी। लेकिन याद रहे कि इस दरवाजे को केवल आधे लोग ही पार कर पाएंगे और जो फाइट होने वाली है वो तुम चारों के बीच में होगी और तुम चारों में से जो दो लोग बच जाएंगे वही लोग गेट को पार करके फ्रांसिन से मिल पाएंगे।
लेकिन यहाँ पे नारुमी ऐसा करने से मना कर देता है। तभी दोतोरे बोलने लगता है कि देखो तुम्हें ऐसा करना तो होगा, क्योंकि हर 3 मिनट पे जो फ्लोर है वो नीचे गिरने लगेंगे और ऊपर से वॉल की जो साइड में कांटे लगे हैं वो तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तभी यहाँ पे लीना हमला कर देती है स्टीव के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नारुमी उसकी जान बचा लेता है। स्टीव बोलता है देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपस में लड़ना, लेकिन हमें लड़ना तो होगा ही। और यहाँ पे लगातार जो फ्लोर है वो नीचे गिर रहा होता है। तब यहाँ पे नारुमी इन दोनों को बोलता है, यानी स्टीव और टॉर को बोलता है तुम दोनों आगे चले जाओ, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ऐसा करने से मना कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें फाइट कर लेना चाहिए, लेकिन नारुमी इसके लिए मना कर देता है। और फिर यहाँ पे दोतोरे भी बोल रहा होता है कि नहीं मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, तुम्हें आपस में फाइट करना होगा। लेकिन क्योंकि ये लोग फाइट नहीं करते तो वो यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देता है इन कांटों से। लेकिन यहाँ पे नारुमी हर एक कांटे को लगातार डॉज कर रहा था और ऊपर से उन कांटों को यहाँ पे स्टीव और टॉर के पास पहुंचने से रोक भी रहा था। लेकिन कुछ कांटे उसकी बॉडी के अंदर चले भी जाते हैं। तब वो यहाँ पे बोलने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार मैंने एक बच्चे को बोला था कि हमेशा अपने दिल की सुनना, और मेरे दिल ने बोला कि मैं तुम दोनों की जान बचाऊं, और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली रोए, इसलिए तुम दोनों को आगे जाना होगा। अब इसके बाद ये दोनों तो आगे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नारुमी लीना के साथ यहाँ फंस जाता है। अब यहाँ पे जब लीना को होश आता है तो बोलती है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन नारुमी बोलता है कि नहीं आज ऐसा नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे वो एक प्लान के साथ आता है और बोलता है कि जैसे ही फ्लोर नीचे गिरेगा हम सामने वाले वॉल को तोड़ देंगे और उसके दूसरी तरफ चले जाएंगे। जैसे ही लोग ऐसा करते हैं तो वो लोग यहाँ पे फेसलेस की टीम के साथ मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद नारुमी देखता है कि ऑलरेडी 2 शिरोगाने मारे जा चुके हैं, तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ी है। लेकिन यहाँ पे फेसलेस बता रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आपस में लड़ने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हम पे इतने सारे ऑटोमाटा ने अचानक से हमला कर दिया। लेकिन अभी भी नारुमी को यहाँ पे शक होता है फेसलेस पे, क्योंकि जब फेसलेस के पहले आदमी मरे थे तो ना तो उसके आंखों में आंसू थे और ना ही उसने एक बार भी किसी तरीके का इमोशंस दिखाया, और ना उसने ये दिखाया कि उसको दुख है। लेकिन तभी यहाँ पे फेसलेस बोलने लगता है कि नारुमी मुझे पता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, और मैं एक शिरोगाने इसलिए बना था क्योंकि एक ऑटोमाटा ने मेरे से मेरी वाइफ छीन ली थी। अब इतना बोलने के बाद वो इन सभी ऑटोमाटा के सामने आ जाता है। ये लोग तुरंत ही गोलियों से इसके ऊपर हमला तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फेसलेस बहुत ही आराम से हर एक गोली को डॉज कर लेता है और तुरंत इनको खत्म भी कर देता है। और ये चीज देखने के बाद तो यहाँ पे नारुमी भी हैरान था। तब यहाँ पे लीना बोलती है कि वो ऐसी हमारा कमांडर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऑटोमाटा आ जाता है और बोल रहा होता है कि अब मैं तुमको मार दूंगा, और इतना बोलने के बाद वो उनके ऊपर हमला भी कर देता है। अब यहाँ पे मीसेन को होश आ जाता है और बोलती है कि हमें भी फ्रांसिन को ढूंढना चाहिए, और यहाँ पे लूसी भी बोलती है कि हमें भी ढूंढना चाहिए, लेकिन हम दूसरे रास्ते से ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो ऑटोमाटा फ्रांसिन तक पहुंचने देंगे इन लोगों को। और इधर पे हम देखते हैं कि इरियो फिलहाल के लिए जॉर्ज के साथ इसी जगह पे आ रहा है, लेकिन जब वो आ रहा होता है तो अचानक से वहाँ पे काफी सारा स्मोक फैल जाता है सिल्वर कलर का। वो पूछ रहा होता है कि ये सब है क्या। तब यहाँ पे जॉर्ज बताने लगता है कि सिल्वर कलर का जो तुम विंड देख रहे हो ये कुछ और नहीं बल्कि छोटे छोटे ऑटोमाटा है, जो कि यहाँ पे ज़ोनोफस सिंड्रोम को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करते हैं। और यहाँ पे इरियो को कहीं ज़ोनोफस सिंड्रोम हो ना जाए, इसलिए यहाँ पे जॉर्ज उसको अपना खून पिला देता है। फिर यहाँ पे नारुमी अकेले ही दोनों ऑटोमाटा से लड़ रहा होता है और वो उनको बोलता भी कि तुम्हें आगे जाना होगा। यहाँ पे लीना ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन फेसलेस बोलता है कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमें फिलहाल के लिए यहाँ पे कैसे भी करके फ्रांसिन को हराना है। और ये लोग दूसरे गेट तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज बना लेते हैं, लेकिन तुरंत ही एक ऑटोमाटा इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन बीच में यहाँ पे नारुमी आ जाता है दूसरे ऑटोमाटा को लेकर के, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पे नारुमी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फेसलेस को, जो कि यहाँ पे लीना को बोलता है तुम आगे चली जाओ, मैं यहाँ पे नारुमी के साथ रुकूंगा उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे वॉल को तोड़ता हुआ एक रोलिंग स्लैशर आ जाता है, और यहाँ पे ऑटोमाटा बोलने लगता है कि तुम मुझे हराओगे या फिर इस रोलिंग स्लैशर से बचोगे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे मुझे हराने की कोशिश की तो तुम रोलिंग स्लैशर से कुचले जाओगे। और यहाँ पे फेसलेस नारुमी को बोलने लगता है कि मुझे 5 मिनट दो। इतना बोलने के बाद वो एक वॉल को पिघलाने लगता है। तभी यहाँ पे ये ऑटोमाटा हमला कर देता है नारुमी के ऊपर, और यहाँ पे नारुमी वो हमला अपने ऊपर ले भी लेता है। और जब ये ऑटोमाटा अपने हथियार को वापस अपने पास बुला रहा होता है तब यहाँ पे नारुमी भी उसके साथ आ जाता है, और वो तुरंत एक ऑटोमाटा को पंच देता है जो कि रोलिंग स्लैशर से जाके टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नारुमी भी उसकी बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था और उसकी मौत भी होने वाली थी। लेकिन तभी रोलिंग स्लैशर यहाँ पे रुक जाता है। नारुमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो देखता है यहाँ पे फेसलेस को, जो कि गियर के अंदर अपनी पूरी बॉडी को फंसा देता है, और इसी की वजह से यहाँ पे रोलिंग स्लैशर वाला जो मशीन था वो रुक गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे फेसलेस उसको अपनी कहानी बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं और मेरी बीवी बचपन से ही दोस्त थे, हम दोनों दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ को लगा कि मैं उसकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसलिए हम दोनों को अलग कर दिया गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि उसकी शादी एक ऑटोमाटा से कर दी गई है, तो मैं वहाँ पे चला गया उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन रास्ते में ऑटोमाटा मिल गया और उसने मेरे आंखों के सामने मेरे प्यार को मार दिया। उसने मेरे ऊपर भी हमला किया, लेकिन मैं उस हादसे में बच गया। उसके बाद जब मेरे को होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ज़ोनोफा डिजीज है। तब जाकर के लूसी मेरे पास आई, उसने मुझे पूरी बात बताई और फिर मैं आगे चल करके शिरोगाने बन गया। लगता है मेरी कहानी तुम्हें बोर कर रही है। एक काम करो, तुम्हें अब आगे जाना चाहिए और हो सकता है कैसे भी करके फ्रांसिन को हराओ, तभी जाकर के दुनिया बच पाएगी।
और इतना बोलने के बाद वो अपना चश्मा पहनना चाहता था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पे नारुमी उसको चश्मा पहना देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे नारुमी बहुत ज्यादा घायल है और वो गिरने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे टॉर आ जाता है उसको बचाने के लिए और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पे पूछता है कि स्टीव कहाँ है, तो टॉर बताने लगता है कि मुझे पता नहीं, हमारी लड़ाई हो गई थी अचानक से ऑटोमाटा से और तब से वो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे टॉर लगातार गॉड से प्रे कर रहा होता है किसी तरीके से नारुमी की जान बचा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नारुमी मर जाए। लेकिन फिर इसके बाद लोग ऐसे रूम में आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे फोटोज लगे थे, और यहाँ पे फिर ये लोग जब आगे जा रहे होते हैं तो यहाँ पे टॉर बताने लगता है नारुमी से कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी एक वाइफ है, क्योंकि इस डिजीज की वजह से मेरे माँ बाप और मेरे फ्रेंड मर गए थे और मैं भी मरने ही वाला था। लेकिन फिर मैंने देखा अपने सामने फ्रांसिन को, जो कि बस वहाँ पे आ गई थी लोगों को मरता हुआ देखने के लिए। ऐसी बात नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा खुश थी, ना तो उसके चेहरे पे किसी तरीके का इमोशंस था और ना ही वो लोगों को खुद मार रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो डिजीज उसी के द्वारा फैलाया गया था। यही कारण था कि मैं उससे बदला लेना चाहता था अपने माँ बाप का और अपने फ्रेंड्स का, और यही कारण है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं उसको खत्म कर सकूं। अब जब वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसके बाकी टीममेट्स भी उसके साथ मिल जाते हैं। तभी यहाँ पे स्टीव पूछने लगता है नारुमी से कि फेसलेस कहाँ है, लेकिन यहाँ पे नारुमी को जवाब नहीं देता, तो स्टीव को पता चल जाता है कि फेसलेस मर गया है। तभी यहाँ पे उनके सामने दोतोरे आ जाता है, जो कि यहाँ पे बताने लगता है कि अब तुम लोग को हम 4 ऑटोमाटा से लड़ना होगा, और याद रहे कि फाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तुम लोगों की, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसिन तुम लोग को देख रही है। अब यहाँ पे चारों सिरोगाने तैयार होते हैं इन लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे नारुमी भी बोलता है कि मुझे लड़ना है, लेकिन यहाँ पे टॉर ऐसा करने से उसको मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज हम जिंदा हैं, इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे सारे सिरोगाने अपने पपेट्स के साथ चले जाते हैं लड़ने के लिए यहाँ पे ऑटोमाटा से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे नारुमी खाली हाथ नहीं बैठता, वो यहाँ पे धीरे धीरे कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से सीढ़ियां चढ़ करके वो पहुंच जाए फ्रांसिन तक। लेकिन रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो उसका बहुत सारा खून बह रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मर भी जाएगा। तभी यहाँ पे एक ऑटोमाटा उसके ऊपर हमला भी कर देती है, लेकिन यहाँ पे सारे सिरोगाने मिल करके उसकी जान बचा रहे थे। लेकिन इस चक्कर में ये लोग अपने पपेट को अपने से दूर कर दे रहे थे, यही कारण है कि ये लोग यहाँ पे ऑटोमाटा से पिट भी जा रहे थे। तब यहाँ पे नारुमी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग इन चारों को संभालो, यानी कि इन चारों ऑटोमाटा को खत्म करो, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फ्रांसिन को मारने के लिए। और इतना बोलने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे एक ऑटोमाटा उसके ऊपर आ रहा होता है हमला करने के लिए, लेकिन लीना उसको रास्ते में रोक लेती है और वो जा भी रही होती है इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑटोमाटा उसी को घायल कर देता है और चला आता है नारुमी के पास और बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम एक ऐसे सिरोगाने हो जो कि केवल अपने हाथों की मदद से किसी भी ऑटोमाटा को खत्म कर सकते हो। तब यहाँ पे नारुमी उसके ऊपर एक पंच से हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और इधर पे इरियो जब जॉर्ज के साथ आ रहा होता है मिडनाइट सर्कस के पास, तो वो देखता है कई सारे ऑटोमाटा की डेड बॉडी। लेकिन फिर अचानक से सभी ऑटोमाटा को कुछ होने लगता है और वो लोग यहाँ पे मिडनाइट सर्कस के अंदर जाने लगते हैं। और इधर पे फातिमा फिलहाल के लिए एक बड़े से पोल के अंदर सुरंग बना रही थी। तब यहाँ पे लूसी बोलती है कि ऐसा करते रहो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने फ्रांसिन को नीचे रखा होगा बेसमेंट में और ऊपर से उन लोगों ने बीच में रखा होगा उसको, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पोल है डायरेक्ट नीचे जा रहा है फ्रांसिन के पास। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इरियो आ जाता है जॉर्ज के साथ और लूसी बोलने लगती है कि मेरा पैकेज आ गया। और इधर पे नारुमी क्योंकि नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे नारुमी को बचाने के लिए सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई एक यहाँ पे सिरोगाने अपने पपेट से हमला कर रहा होता है दूसरे ऑटोमाटा पे, तब पीछे से आकर के दूसरा ऑटोमाटा उसके ऊपर हमला कर दे रहा है। अब यहाँ पे ये चारों ऑटोमाटा इनके लिए काफी नहीं थे कि तभी इनकी नजर जाती है ऊपर और यहाँ पे पूरी ऑटोमाटा की फौज आ रही होती है उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी इनका ध्यान इस बात पे भी जाता है कि यहाँ पे लूसी अपनी टीम के साथ आ जाती है। फिर यहाँ पे दोतोरे जब यहाँ पे देख लेता है फ्रांसिन को, तो बोल रहा होता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारी बेटी को खत्म किया था उसी तरीके से मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा। इतना बोलने के बाद वो हमला तो कर देता है लूसी के ऊपर, लेकिन फिर यहाँ पे लूसी अपने पपेट को रिवील करती है जो कि फ्रांसिन थी और फिर वो उसको कंट्रोल करके इन सबको नीचे अपने घुटनों के बल बैठा देती है। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे सिरोगाने समझ जाते हैं कि ये फ्रांसिन नहीं है बल्कि उसी की तरह दिखाई देने वाली एक सिरोगाने है जिसका नाम है एंजेलिना। और यहाँ पे इन ऑटोमाटा को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके सामने जो सिरोगाने हैं, यानी कि उनके सामने जो फ्रांसिन है, वो एक्चुअली में फ्रांसिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हुक्म ये लोग टाल नहीं सकते। और इधर पे हम देखते हैं कि नारुमी का फिलहाल के लिए इलाज चल रहा है।